चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एंटीनेटल एडवाइस के रिगार्डेड। आप सबको पता है एंटीनेटल क्या होता है, काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीनेटल यानी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद डिलीवरी और लेबर होने से पहले की जो कंडीशन है, यानी पूरे 9 मंथ केयर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इसके अंदर 4 विजिट करवाए जाते हैं, आइडियली 13 विजिट करवाए जाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग 4 विजिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अलग बताए थे, JSSY के अकॉर्डिंग अलग बताए थे, JSY के अकॉर्डिंग अलग बताए थे। कुछ इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर किए जाते हैं, कुछ क्लिनिकल फीचर यहाँ पर होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर यानी सब सेंटर लेवल पर आप करते हैं। पूरा अपन ने डिटेल से डिस्कस किया था एंटीनेटल केयर के रिगार्डेड। तो आप सबको पता होगा एंटीनेटल केयर क्या होती है और एंटीनेटल क्या होता है, ठीक है। तो एंटीनेटल एक तरीके से कहे प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद डिलीवरी से पहले तक की, यानी डिलीवरी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको इंट्रानेटल केयर के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। डिलीवरी और लेबर को यहाँ पर अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उससे पहले की जितनी भी केयर होती है, यानी पूरे 9 मंथ जितनी भी केयर प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज एंटीनेटल केयर। और एंटीनेटल केयर के रिगार्डेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंटीनेटल एडवाइस, एंटीनेटल इंटरवेंशन, एंटीनेटल प्रिवेंशन और एंटीनेटल स्क्रीनिंग। ये सारे टॉपिक कंप्लीटली आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यानी शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन के साथ बने रहेगा। चलिए पढ़ते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम हम देने वाले हैं। हालांकि इशू आपका आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, तो जैसा भी होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं, तो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव का कोई इशू आता है, ऑब्जेक्टिव का कोई ऑर्डर आता है अपने पास ऑफिशियली, तो हम ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी सब्जेक्टिव है इसलिए सब्जेक्टिव तरीके से अपन चल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव का आएगा तो ऑब्जेक्टिव तरीके से हम चलेंगे। पेशेंस रखिएगा और समझदारी रखिएगा और आगे कंटिन्यू सेशन लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं एंटीनेटल एडवाइज। एंटीनेटल एडवाइस के रिगार्डिंग यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज आपको समझ में आएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर इज हेल्थ एजुकेशन एंड प्रीनेटल एडवाइस। देखिएगा, एंटीनेटल केयर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है वो क्या बताया, लेडी को एजुकेट करना, जो भी लेडी है उसको एजुकेट करना, जो भी फैमिली है उसको एजुकेट करना, जो भी कपल है उसको एजुकेट करना। उसके अलावा एडवाइस देना, जो भी कपल है जो भी लेडी है उसको एडवाइस करना काफी इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट माना गया है एंटीनेटल केयर का। तो कह सकते हैं एंटीनेटल एडवाइस और एंटीनेटल हेल्थ एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर। याद रखिएगा, एंटीनेटल केयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। पहला कंपोनेंट हम कह सकते हैं हेल्थ एजुकेशन रिगार्डेड द प्रेगनेंसी और डिलीवरी प्रोसेस। सेकंड कंपोनेंट हम कहेंगे प्रीनेटल एडवाइज। प्रीनेटल एडवाइज यानी जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब से लेकर क्या क्या एडवाइस फीमेल को देनी चाहिए, वो सारी एडवाइस यहाँ पर आएगी। लाइक फीमेल को न्यूट्रिशन के अंदर कौन सी डाइट लेना चाहिए, बैलेंस्ड और एडिक्वेट डाइट लेडी को लेना चाहिए। रेस्ट के रिगार्डेड हम उसे एडवाइस करेंगे कि रेस्ट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और कैसे रेस्ट लेना चाहिए। एक्सरसाइज के रिगार्डिंग हम एडवाइस करेंगे लेडी को कि आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, केवल एक लाइटली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपन डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, डिटेल से अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। केवल समराइज रूप में या की पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये सारे केयर यहाँ पर अपन देखेंगे, ये सारी एडवाइस अपन यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा रेस्ट हो गया आपका, एक्सरसाइज हो गया आपका, वर्किंग कंडीशन, आप अपनी फिजिकली एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप कहीं जॉब पर है, कहीं सर्वेंट हैं, तो आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, वो सारी एडवाइस हम देंगे। उसके अलावा ट्रेवल से रिगार्डेड एडवाइस अपन करेंगे। किससे रिगार्डेड, ट्रेवल से रिगार्डेड एडवाइस हम करेंगे। ट्रेवल से रिगार्डेड एडवाइस कैसे करेंगे सर,
लेडी को वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेवल नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अगर फिर भी ज़रूरत है तो जो भी सपोर्टिव होना चाहिए, पहले से शेड्यूल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से रेस्ट मिलना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी ट्रेवल कंप्लीट करनी चाहिए। उसके अलावा क्या एडवाइस देंगे लेडी को, उसके अलावा पर्सनल हाइजीन की एडवाइस देंगे। लेडी से कहेंगे कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होगी, डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। तो पर्सनल हाइजीन के रिगार्डेड हम एडवाइस करेंगे। उसके अलावा स्लीप, सो रही है नहीं सो रही है, रेस्ट और स्लीप दोनों एक साथ अपन उसको एडवाइस करेंगे। उसके अलावा कंफर्टेबल क्लोथिंग और शूज, क्लोथिंग जैसे वो कपड़े पहन रही है उससे कहेंगे कि कंफर्टेबल क्लोथ आपको पहनने हैं, ठीक है, कंफर्टेबल पहनने हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल टाइट कपड़े आप पहन रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कंफर्टेबल कपड़े आपको पहनने होंगे। उसके अलावा स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग आपको नहीं करना है, पूरे इस सेशन के टाइमिंग में आपको बिल्कुल स्मोकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग आपके लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्की हो सकता है, आगे जाकर एबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। उसके अलावा लेडीज से कहेंगे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये भी एबॉर्शन और मिसकैरेज की तरफ आपको लेकर जाएगा। उसके अलावा ड्रग से रिगार्डेड अपन बात करेंगे कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई ड्रग ले रहे हो, किसी का भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप बिना ज़रूरत, यानी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी और आपने ड्रग ले लिया, नहीं लेना है, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि आपके लिए रिस्की हो सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शंस के रिगार्डेड प्रोटेक्शन के बारे में उसको बताएंगे कि कोशिश करना है अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करना है कि इन्फेक्शन से बचा जा सके, तो ये सारी जानकारी उसको देंगे। उसके बाद अदर जो जानकारी अपन डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये सारी जानकारी हम लेडी को देंगे, कपल को देंगे कि ये सारी एडवाइस आपको माननी होगी, उसके बाद ही आप नॉर्मल रह पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क जनरेट हो सकता है, इसलिए पहले से ही एडवाइस करना होगा। हर विजिट में आपको, जब भी लेडी आपके पास आती है विजिट के लिए, तो आपको एडवाइस करना होगा कि आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अब आगे अपन डिटेल से पढ़ते हैं, कंप्लीटली एक एक टॉपिक को लेकर उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे एडवाइस आपको देनी है। तो कंसंट्रेट हो जाइएगा और कंप्लीट अपने नोटबुक के साथ रहिएगा, ताकि जो भी पॉइंट आपको लगे वो नोट कर ले। बाकी सारी पीडीएफ्स आपको ऐप पर मिल जाएगी, मिशन एजुकेशन आपका ऐप है, उस पर आपको अवेलेबल होगी। चलिए बढ़ता हूं, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। चलिए पहला पॉइंट यहां पर है, मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर इज द हेल्थ एजुकेशन एंड प्रीनेटल एडवाइस, यानी एक मेजर कंपोनेंट माना गया है हेल्थ एजुकेशन और प्रीनेटल एडवाइस को, ठीक है। उसके बाद द मदर इज मोर रेसिप्टिव टू एडवाइस कंसर्निंग हर सेल्फ और हर बेबी एट दिस टाइम देन एनी अदर टाइम। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है एक पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि मदर हैज मोर रेसिप्टिव टू एडवाइज द कंसर्निंग हर सेल्फ और हर बेबी एट दिस टाइम देन अदर टाइम, यानी जो लेडी हैं अभी जो कंडीशन उसकी चल रही है, यानी प्रेगनेंसी उसकी कंडीशन चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में लेडी मोर रेसेप्टिव होती हैं किसी भी टाइप के रिस्क को लेने के लिए। मोर रेसेप्टिव मतलब आसानी से उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, आसानी से उसके अंदर कोई भी रिस्क आ सकती हैं, इसीलिए लेडी को एडवाइज करना पड़ता है सभी चीजें कि वो सभी हर बात पर ध्यान दे, हर बात पर फोकस करे और बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहे, ऐसे एडवाइज हम देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन है, द वुमेन रिड्यूस प्रेगनेंसी नीड, सॉरी क्या लिखा है, द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नीड टू नो अबाउट हर न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज, यूज ऑफ ड्रग और वार्निंग साइन। देखिएगा जो लेडी है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी जरूरत है उनको देखना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, उन पर कैसे न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होगा लेडी को,
उसको उसके बारे में कौन बताएगा? सर उसके बारे में हम बताएंगे, हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है और हमारे पास लेडी आई है तो सारी जानकारी हम उसको देंगे। लेकिन लेडी को भी ये ध्यान रखना होगा न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में लेना है। अब कितना लेना है, कैसे लेना है, वो हम बताएंगे उसको कि ऐसे लेना है, ये लेना है, ये न्यूट्रिएंट आपको लेना है। उसके अलावा पर्सनल हाइजीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए लेडी को। उसके अलावा प्रॉपर रेस्ट और स्लीप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा यूज ऑफ ड्रग का यूज कर रही है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट कोई भी ड्रग नहीं लेनी है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन ही आपको क्या करना है, मेडिसिन लेना है। तो ये लेडी को याद होनी चाहिए। उसके अलावा वार्निंग साइन, काफी अलग अलग साइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखे थे लास्टली सेशन के अंदर कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो उनके रिगार्डेड ध्यान देना होगा। अगर उनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स आपके अंदर शो होता है, आपको लगता है कि हाँ ये साइन एंड सिम्टम है, तो फिर आपको डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना होगा। ये सारी याद होनी चाहिए, सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए अगर सेफ प्रेगनेंसी चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या एडवाइस होगी। प्रेगनेंसी कैन बी बोथ एक्साइटिंग एंड वरिंग टाइम फॉर द मदर और हर पार्टनर। यानी जो लेडी और उसके पार्टनर दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट टाइमिंग ये होता है। इसके अंदर दोनों को बहुत ही एक्साइटिंग और वरिंग, चिंता के साथ ये टाइम गुजारना पड़ता है। बहुत ही एक्साइटिंग और चिंता के साथ, एक्साइटमेंट यहां पर रहता है, अपने बेबी के रिगार्डेड एक्साइटमेंट यहां पर रहता है। उसके साथ ही वरिंग यहां पर रहती है। उसके साथ ही क्या होती है, यहां पर चिंता भी होती है, परेशानी भी आती है, थिंकिंग आती है कि कैसे क्या होगा। लेकिन उसके रिगार्डेड आप एक सपोर्टिव एडवाइज कपल्स को प्रोवाइड करेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा जो एडवाइस दिया जा रहा है उसको आपको थोड़ा फुलफिल करना है, फॉलो करना है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन है, देखिएगा, पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजुअली फुलफिल्ड बाय द कम्युनिटी मिडवाइफ जनरल प्रैक्टिशनर केयरिंग फॉर द मदर इज द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरीडे एक्टिविटी। हाईलाइट करता हूं एवरीडे एक्टिविटी दैट may or may not be affected by have any effect on the pregnancy। देखिए इतने बड़े पैराग्राफ में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2 पॉइंट में हाईलाइट करता हूं, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट है आपका एवरीडे एक्टिविटी, दूसरा पॉइंट है हैव अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। देखिएगा, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसके पास भी आप एडवाइस लेने जा रहे हैं, यानी लेडी जो भी है एडवाइस लेने जा रही है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो या फिर अदर एएनएम हो या फिर अदर डॉक्टर हो या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जानकारी देनी होगी। किसको? लेडी को जानकारी देनी होगी कि आपकी डेली की एक्टिविटी, हर एक्टिविटी आपकी प्रेगनेंसी पर अफेक्ट डाल सकती हैं। इसीलिए एक्टिविटी वही करे जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही हो। ये लेडी को आप एडवाइस करेंगे। अब कौन कौन सी एडवाइस करेंगे डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सभी एक्टिविटीज का कि हमें किस बात का ध्यान देना है, कौन सी एडवाइस हमें लेडी को देनी होगी। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगी। ये क्लास आपके लिए काफी जबरदस्त होने वाली है, तो कंसंट्रेट बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट एडवाइस आप करेंगे डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइमिंग में डाइट पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। लेडी को कौन सी डाइट चाहिए होती है, लेडी को कौन सी डाइट देनी जरूरी है, लेडी को किस टाइप की डाइट
खिलानी जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर मैंने हाईलाइट किया है बैलेंस डाइट और एडिक्वेट डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, एडिक्वेट डाइट क्या होती है। जब हमने मील प्लानिंग पढ़ा था, तो वहां पर मेंशन किया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है। नहीं देखा हो तो वो सेशन जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लीजिएगा। मील प्लानिंग के रिगार्डेड आधे एक डेढ़ घंटे की समथिंग वो क्लास है, उसके अंदर काफ़ी कुछ बताया मैंने बैलेंस डाइट के रिगार्डेड, मील प्लानिंग के रिगार्डेड, कैसे मील प्लानिंग की जाती है, क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सारा कुछ मैंने उसके अंदर बताया है। तो नहीं देखा हो तो जरूर देखें। तो बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ेगी लेडी को, एडिक्वेट डाइट की जरूरत पड़ेगी लेडी को। एक बार समराइज में आपको यहां पर कराऊं, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट डाइट से क्या मीन्स है। ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रेंट कैसे हैं, बैलेंस में हैं, यानी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, क्या अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, जितने रिक्वायरमेंट बॉडी को है न्यूट्रेंट की जरूरत, जितनी बॉडी को न्यूट्रेंट की जरूरत है, अगर वो न्यूट्रेंट आपके फूड के अंदर है, आपकी डाइट के अंदर है, दैट इज अ बैलेंस डाइट। एक कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल से आपको उसी क्लास को विजिट करना होगा, वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से बताऊंगा, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट डाइट से मीन्स ये है कि ऐसी डाइट जिसके अंदर बॉडी को जितने न्यूट्रेंट की जरूरत है, बॉडी को जिन न्यूट्रेंट की जरूरत है वो सारे न्यूट्रेंट आपकी डाइट के अंदर हो, तो वो डाइट क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी और एडिक्वेट डाइट होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली और डिटेल से समझने के लिए उस क्लास को एक बार देखेगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट के अंदर। तो कौन सी डाइट देनी चाहिए, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए लेडी को। देखिएगा, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट डाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों की कंडीशन में बैलेंस डाइट और एडिक्वेट डाइट काफी इंपोर्टेंट है। टू मीट द इंक्रीज नीड ऑफ द मदर एंड टू प्रिवेंट द न्यूट्रिशनल स्टेटस। देखिएगा, अगर बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं, अगर बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, तो उससे जितनी भी नीड इंक्रीज हुई है एट द टाइम, नॉर्मल कंडीशन में तो बैलेंस डाइट अपन ले रहे थे, लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नीड की जरूरत पड़ेगी। ये सारी एडवाइज हम लेडी को देंगे, ठीक है, आपको समझा रहा हूं, ये सारी एडवाइज आपको लेडी को देनी है। लेडी से कहना है कि पहले नॉर्मल डाइट आप ले रहे थे, दैट इज ओके, बट अब कंडीशन थोड़ी आपकी चेंज हो गई है, आप एज ए प्रेगनेंसी में है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो इंक्रीजमेंट है, जो न्यूट्रिशन की नीड इंक्रीज हुई है, उसको भी आपको फुलफिल करना होगा। और उसको भी फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीज नीड की अकॉर्डिंग, यानी जैसे आपकी नीड, आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब न्यूट्रिशन आपको खुद को चाहिए और आपके फीटस यानी आपके बेबी को भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट सेट करना होगा और लेडी को डाइट बताना होगा। तो जो न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट हम लेंगे, उससे जो भी लेडी को इंक्रीज नीड हुई है, यानी नीड इंक्रीज हुई है, उसका फुलफिलमेंट वहां पर मिलेगा, और साथ ही किसी भी टाइप का न्यूट्रिशनल स्ट्रेस वहां पर नहीं आएगा, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो भी होगी उसके रिगार्डेड हमें प्रिवेंशन वहां से मिलेगा। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं पॉइंट को समराइज करूं, समझाने की कोशिश करूं, नहीं आया हो तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। लेडी को आप बैलेंस डाइट के रिगार्डेड, एडिक्वेट डाइट के रिगार्डेड मोटिवेट करेंगे, एडवाइज करेंगे। लेडी से हम कहेंगे कि आपके लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए या लैक्टेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये उन सभी ज़रूरतों को पूरा करती हैं जो कि आपकी इस कंडीशन के अंदर बढ़ती हैं। यानी बैलेंस डाइट से मतलब ये है सभी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होंगे, रिक्वायरमेंट सबकी बढ़ेगी। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो धीरे धीरे न्यूट्रिशनल नीड भी क्या होती है, बढ़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम मदर को एडवाइज करेंगे कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो कि आपकी न्यूट्रिशनल नीड को तो फुलफिल करते ही हैं, साथ में आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो या न्यूट्रिशनल स्टेट हो, स्ट्रेस हो, उसको भी कम करती हैं। इसलिए पहला और इंपॉर्टेंट एडवाइस आप यही करेंगे लेडी को कि आपको बैलेंस डाइट की जरूरत है, आपको एक संतुलित भोजन की जरूरत है और वो आपको लेना चाहिए।
ताकि आपकी हेल्थ और फीटस की हेल्थ यानी आपके बेबी की हेल्थ अच्छी रहे और हेल्दी रहे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन है, नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। देखिएगा, यू नीड टू ईट 1 एक्स्ट्रा मील अ डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहां पर लिखा हुआ है कि आपको एटलीस्ट 1 मील एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन। आपको 1 मील एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। वो क्यों सर? क्योंकि जरूरत बढ़ रही है, क्योंकि जरूरत आपकी बढ़ेगी। आपकी बॉडी के अंदर आपका बॉडी सिस्टम है, उसको भी एनर्जी पावर ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि यूटेराइन में कंटिन्यूअसली वर्कआउट होता है। यूटेराइन और फीटस के अंदर जरूरत है, फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए एक बैलेंस डाइट आपको लेनी होगी। इसलिए आपने सुना होगा आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि किसी लेडी के अंदर अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंप्लीट नहीं मिल पाते हैं तो वो आयरन और फोलिक एसिड 100 टैबलेट होती हैं उससे फुलफिल हो जाती हैं। इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है। आप सबको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलिए यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। लेडीज से आप कहेंगे टेक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड है, बटर मिल्क है, पनीर है। दीज आर रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन। देखिएगा यहां पर सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेडी को आप एडवाइज करेंगे, कपल को आप एडवाइज करेंगे कि आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पर ध्यान देना होगा। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, कोशिश करना है जो भी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में है उसको फुलफिल किया जाए। यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी आपको लेने हैं। लाइक आप कर्ड ले सकते हैं, लाइक आप बटर मिल्क ले सकते हैं, लाइक आप पनीर ले सकते हैं, कुछ भी आप लीजिएगा, पर आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सर इसके अंदर रीच अमाउंट में क्या होती है? कैल्शियम होती है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है? कैल्शियम रिक्वायरमेंट इसलिए हो रही है कि सर फीटस बन रहा है, फीटस का डेवलपमेंट होगा तो उसकी बोन के रिगार्डेड, उसकी बोन भी तो बनेगी, उसका स्केलेटल भी तो बनेगा, उसका पूरा स्केलेटल पूरा ढांचा तो बनेगा ना। वो किसका बना है? कैल्शियम का बना है, तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फुलफिल होगी आपकी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से। और आपको याद हो तो कैल्शियम और विटामिन डी के रिगार्डेड भी टैबलेट दी जाती हैं। अभी रिसेंटली आपने कहीं ड्यूटीज की हो तो देखा गया होगा, एक ग्रीन कलर का पत्ते ग्रीन टैबलेट होती हैं, बाकी अलग अलग हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जो करंटली चल रही है वो ग्रीन पत्ते की एक टैबलेट होती है जिसको हरी पन्नी जैसे लगती है। जो नॉर्मल आपने सुना होगा गाँव के अंदर हरे पन्ने की पत्ती आती, हरे पन्ने की टैबलेट आती हैं, वैसे ही एक टैबलेट करके आती हैं, सेम एज इट इज वैसे ही लगती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? साल्ट क्या है? कैल्शियम और विटामिन D3 करके साल्ट उसके अंदर है। तो ये स्टार्ट कर दी जाती है लेडी के अंदर, और ये ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग इसकी डोज कम ज्यादा करके और लेडी को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप पहले से ही एडवाइस कर देंगे लेडी को कि आपको मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क लेना है, ताकि आपके अंदर जो भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, क्योंकि कैल्शियम आपको भी जरूरत पड़ेगी और आपके फीटस को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उसके स्केलेटन का फॉर्मेशन होगा, और स्केलेटन यानी उसकी हड्डियां भी तो बनेगी, इसीलिए जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन भी देखने को मिलती हैं, उसके अलावा विटामिन की भी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप ये एडवाइस करेंगे किसको? प्रेग्नेंट लेडी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर देखिएगा, ईट फ्रेश और सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल एज दीज प्रोवाइड द विटामिन एंड आयरन। सीरियल्स, ऑल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिएगा, हाईलाइट करता हूं क्या पॉइंट यहां पर मेंशन है। देखिएगा, लेडी को आप एडवाइज करेंगे कि आपको फ्रेश और सीजनल फ्रूट लेने हैं, यानी फल भी आपको अच्छे से खाने हैं। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स आपको ईट करनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है, यानी
फ्रूट और वेजिटेबल्स पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बॉडी को जरूरत होगी, इसलिए ये भी एडवाइज आप करेंगे। उसके अलावा लेडी को कहेंगे कि आपको सीरियल्स लेने हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं वो लेने हैं, जितने भी अनाज वगैरह होते हैं वो लेने हैं, और पल्सेज दालें वगैरह जो होती हैं वो सारे कुछ आपको अच्छी तरीके से लेने हैं। गुड सोर्सेस हैं ये, किसके? प्रोटीन के, यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल आपको करनी होगी। बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई अभी तक देखिएगा। सबसे पहले कैल्शियम रिक्वायरमेंट, देन विटामिन रिक्वायरमेंट, देन प्रोटीन रिक्वायरमेंट, देन आयरन रिक्वायरमेंट, और देन फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट। ये तो लेडी के अंदर फुलफिल होने ही चाहिए, अदरवाइज आगे जाकर रिस्की हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इन सब के रिगार्डेड आप क्या करेंगे? लेडी को एडवाइज करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट यहां और मेंशन है, वो हम देखते हैं। किसके रिगार्डेड बात कर रहे हैं? डाइट के रिगार्डेड ही हम एडवाइस दे रहे हैं लेडी को। डाइट हम पढ़ रहे हैं, डाइट के रिगार्डेड हम एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेस ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड। देखिएगा मैंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले, आयरन और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। अगर फोलिक एसिड नहीं है, आयरन और फोलिक एसिड नहीं है और डेफिशिएंसी हो गई लेडी के अंदर, तो आप सबको पता है कौन सी कंडीशन, एक सीरियस कंडीशन, कोनजेनाइटल एब्नॉर्मलीज देखने को मिल सकती हैं। क्या? कोनजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिल सकती है, जिसको आप जानते हैं एनटीडी के नाम से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकती हैं फीटस के अंदर। इसीलिए इनके भी फुलफिलमेंट होना चाहिए। और बेसिकली इसके अच्छे सोर्स क्या माने गए हैं? जितने भी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे आयरन और फोलिक एसिड के क्या माने हैं? रिच सोर्स माने गए हैं। और हमने सब पढ़ रखे हैं न्यूट्रिशन की क्लासेस के अंदर, तो जो भी न्यूट्रिशन क्लासेस आपने नहीं देखी हैं उनको जरूर विजिट करें, जरूर एक बार से देखें, ताकि सभी क्लासेस आगे की कंटिन्यू क्लासेस आपको समझ में आए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिएगा, अ हैंडफुल 45 ग्राम ऑफ नट at least 2 cup of dal provide daily requirement to the protein in vegetarian। देखिएगा क्या पॉइंट यहां पर लिखा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेज नहीं लेते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? स्पेशली और खाए कि नहीं खाए, लेकिन नट और दाल, यानी नट और दालें आपको खानी है। नट्स और दालें आपको खानी है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए। क्योंकि आप अगर नॉन वेज खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप मीट वगैरह जो चिकन वगैरह होते हैं उनसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो फिर आपको नट और पल्सेज, दालों पर और ग्रेन्स पर फोकस करना होगा, ताकि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, फॉर नॉन वेजिटेरियन। अभी बात की वेजिटेरियन की, अगर वेजिटेरियन है तो नट और पल्सेज यानी दालों वगैरह पर आपको ध्यान देना होगा, ताकि आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज लेते हैं अपनी डाइट में, तो आप मीट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। ये सारे गुड सोर्सेस माने जाते हैं प्रोटीन के, विटामिन के और आयरन सप्लीमेंट के। तो याद रखिएगा, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ये सब आप ले सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन है तो नट और पल्सेज और दालें आप ले सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और क्लास कंटिन्यू देखते रहेगा, कंसंट्रेशन के साथ देखते रहेगा, और अपनी नोटबुक में भी मेंशन करते रहेगा, ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन है, अ वेल बैलेंस्ड डाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेराइटी ऑफ फूड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड प्रिवेंट द एनीमिया आर एज लिस्टेड बिलो। देखिएगा, बैलेंस डाइट अपन लेते हैं, इसलिए लेते हैं बैलेंस डाइट की एडवाइस हम इसलिए करते हैं, ताकि जो भी ग्रोथ हो रही है बेबी की वो प्रॉपरली हो पाए। कैल्शियम लिया, कैल्शियम क्यों लिया? सर
बेबी की जो स्केलेटल है उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सके। प्रोटीन, विटामिन, आयरन और फोलिक एसिड क्यों ले रहे हैं? ताकि बेबी के अंदर प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हम सारे न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट हम लेते हैं ताकि बेबी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एनोमलीज देखने को नहीं मिले और सारे ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप हो सके, इसलिए हम बैलेंस डाइट लेते हैं। अब कुछ डाइट और कुछ बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं, इनको अपन देखते हैं, उसके बाद बैलेंस डाइट आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा डाइट के रिगार्डेड कि हमें डाइट से रिगार्डेड क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे और अगर लेडी उनको नहीं लेगी तो लेडी के अंदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, जो कि आगे जाकर रिस्क कोज करवा सकते हैं। आगे जाकर हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, आगे जाकर हो सकता है एबॉर्शन हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहां पर है, आयरन आपको लेना होगा। आपकी डाइट के अंदर क्या लेना होगा? आयरन लेना होगा। और बेसिकली आयरन का जो सप्लीमेंट माना जाता है, आयरन का जो सोर्स माना जाता है, दैट इज, हमने काफी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन के अंदर क्लासेस पढ़ी है, नहीं देखी हो तो जरूर देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कोशिश कीजिएगा एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको याद नहीं है जो पढ़ाया हुआ है पुराना, अगर आपको वो याद नहीं है तो कोशिश कीजिएगा एक बार उसको विजिट कर ले, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा, आयरन का जो सोर्स माने जाते हैं वो बेस्ट सोर्स माना जाता है ग्रीन लेफी वेजिटेबल। उसके अलावा जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी अनाज वगैरह हैं, वो सारे इसके सोर्स माने जाते हैं। उसके अलावा जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी दालें वगैरह हैं, वो सारे इसके सोर्सेस माने जाते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी नट्स हैं, जितने भी मीट और जागरीज है। जागरीज क्या होती हैं? जागरीज क्या होती हैं? आप सबको याद होगी जागरीज क्या होती हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, सारे जो एग्जाम्पल है, ये आपको लेने जरूरी हैं, आपको लेने चाहिए। ये ऐसी एडवाइस आप फीमेल को देंगे, क्योंकि ये सारे आपकी बॉडी के लिए, आपके फीटस के लिए, आपके बेबी के लिए जरूरी हैं। अगर ये सब लेंगे तो आपकी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। चलिए, आयरन समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें कैल्शियम के रिगार्डेड। कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। और कैल्शियम के रिगार्डेड हमने कहा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पर आपको ध्यान देना होगा। मिल्क को ज्यादा आप काम में लेना होगा। मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, चाहे कर्ड हो, चाहे वो बटर मिल्क हो, चाहे वो पनीर हो, इन पर आपको ध्यान देना होगा। उसके अलावा सीसम सीड, उसके अलावा आलमंड, उसके अलावा सोयाबीन मिल्क, उसके अलावा टर्निप, उसके अलावा एग, ये सारे आपको लेने होंगे ताकि आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोर्स है आपका, दैट इज अ विटामिन। विटामिन के रिगार्डेड भी थर्ड सोर्स आपका माना गया है। थर्ड, विटामिन के अंदर जैसे कि ऑरेंज से विटामिन सी के रिगार्डेड होती हैं। आप सबको पता है ऑरेंज, जितने भी ऑरेंज हैं, जूस हैं, आंवला है, लेमन है, ये सारे विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। उसके अलावा डार्क ग्रीन वेजिटेबल, आंवला, सभी वेजिटेबल्स हैं, मीट है, फिश है, एग है, सनलाइट है। सनलाइट से कौन सा? विटामिन डी। उसके अलावा मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, और सोयाबीन प्रोडक्ट है या सोया प्रोडक्ट हैं। इन सब से आपकी बॉडी की विटामिन की पूर्ति होगी, आपकी विटामिन की जो भी नीड है वो फुलफिल होगी। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवाइज आप क्या करेंगे? तो नेक्स्ट एडवाइज आप करेंगे प्रोटीन के रिगार्डेड। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए, आपके फिटस के लिए, आपके बेबी के लिए काफी जरूरत है, काफी जरूरी है, इसलिए ये भी आपको लेना है। उसके अंदर आप जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है वो आपके इसके अंदर इन्वॉल्व मान लिए जाते हैं और इन्वॉल्व किए जाते हैं। पनीर है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं, कंबाइंड ग्रेन्स हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सारे आ जाते हैं, सीड्स हैं, नट हैं, एग हैं, मीट हैं, पोल्ट्री और सोयाबीन है। पोल्ट्री क्या जानते हो? जितने भी पोल्ट्री से आते हैं, यानी एग वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, वो सारे आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, आपके बेबी के लिए जरूरी हैं, इसीलिए ये सारे आपको डाइट में लेने चाहिए। तो आप बताओ, अब आप क्या कर रहे हो अभी? सर हम अभी पढ़ रहे थे एंटीनेटल केयर, और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है एंटीनेटल एडवाइज, जिसके अंदर हम एज ए CHO हैं और हमारे साथ में कोई लेडी आई है, हमारे पास में कोई लेडी आई है और वो हमें और हमसे
विजिट पे आई है और हम उनको एडवाइज कर रहे हैं। तो सर हमने अभी तक उनको एडवाइज कर दी किसके रिगार्डेड, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रिगार्डेड, कि हमने उनको कहा है कि बैलेंस डाइट हमें लेनी है। हमने उनको कहा है कि बैलेंस डाइट आपको लेनी है और बैलेंस डाइट में ध्यान रहे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए प्रोटीन, आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर, आपकी बॉडी के आपके न्यूट्रिशन के अंदर क्या होना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा फोलिक एसिड सप्लीमेंट होना चाहिए। अब उसके सभी सोर्सेज मैंने आपको बता दिए और रिमेनिंग सोर्सेज आप लास्ट की जो क्लासेस पढ़ी है आपने न्यूट्रिशन के रिगार्डेड, वहां से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा क्या चाहिए सर, उसके अलावा कैल्शियम चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए सर, विटामिन चाहिए। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं और आपको डाइट के थ्रू इनका फुलफिलमेंट करना होगा। अदरवाइज मेडिसिन के थ्रू तो स्टार्ट करते ही हैं, सप्लीमेंट तो देते ही देते हैं, लेकिन कोशिश करें नेचुरल सोर्स से आप इन सबको लें। तो ये सारी डाइट, ये सारा एडवाइस आप लेडी को कर दिए। चलिए एक पॉइंट यहां और बचा हुआ है, बटर, घी, ऑयल और नट, ये सारे भी आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप केवल बटर, घी, ऑयल यही देने लग गए, यही खाने लग गए, ऐसा नहीं है। सारा आपको लिमिट से लेना है, बिल्कुल बैलेंस तरीके से आपको लेना है। बिल्कुल एक शेड्यूल बना लीजिएगा, एक शेड्यूल के तरीके से आप ले लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि मील प्लानिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें डिनर में लेना है, किस तरीके से हमें लंच में लेना है, किस तरीके से हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर लेना है, किस तरीके से हम टी टाइमिंग में जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर लेना है। तो अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखी है, मील प्लानिंग नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एडवाइस आप करेंगे लेडी को, नेक्स्ट एडवाइस आप करेंगे लेडी को, दैट इज अ पर्सनल हाइजीन। यानी पर्सनल हाइजीन से रिगार्डेड भी लेडी को आप एडवाइस करेंगे, जिसके अंदर लेडी से आप कहेंगे कि आपको अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होगी। क्यों करनी होगी सर, वो इसलिए करनी होगी सर कि अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें और हमारे बेबी को, हमारे फीटस को क्या हो जाएगी, रिस्क हो जाएगी किसकी, इन्फेक्शन की। इसीलिए हमें क्या करना है, एडवाइज करना है लेडी को कि आप क्या करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। चलिए लिखिए, चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं समझते हैं। एडवाइज रिगार्डिंग द पर्सनल हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसा कि न्यूट्रिशन, जैसा कि डाइट आपकी रिगार्डेड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पर्सनल हाइजीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आगे जाकर कोज कर सकती हैं, रिस्क कर सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं, इसीलिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्वेट ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव, सो एडवाइज फॉर बाथिंग एटलीस्ट वंस अ डे। देखिएगा लेडी से आप कहेंगे कि प्रेगनेंसी कंडीशन में जनरली आप एडवाइज कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों करना चाहिए, तभी तो वो एग्री होगी, अदरवाइज वो एग्री नहीं होगी। तो लेडी से कहना है कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या होती है, प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होती हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाती है, मोर एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए आपको एटलीस्ट एक दिन के अंदर एक बार तो नहाना ही चाहिए, यानी बाथिंग जरूरी है, पर डे आपको बात करना जरूरी है। उसके अलावा प्रीफेबली आप कहेंगे ट्वाइस, बट एक बार तो आपको नहाना ही है। आप चाहे तो 2 बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो आपको बात करना ही होगा। उसके अलावा क्लीन क्लॉथ शुड बी यूज डेली, और डेली आपको क्लीन क्लॉथ ही यूज करने हैं, यानी क्लीन क्लॉथ ही आपको वियर करने हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां मेंशन है, नेक्स्ट पॉइंट है द नीड टू बाथ एवरी डे एंड टू वियर क्लीन क्लॉथ शुड बी एक्सप्लेन्ड। यानी आप लेडी को एक्सप्लेन करेंगे कि आपको डेली बात करना है, डेली आपको नहाना है और क्लीन क्लॉथ वियर करना है, ये आपको लेडी को बता देंगे। उसके अलावा द हेयर शुड बी ऑल्सो केप्ट क्लीन एंड टाइडी। देखिए आपके जो हेयर हैं उनको भी आपको क्लीन करना है और अच्छे से रखना है, बिल्कुल टाइडी और रखना है।
याद रखिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। पर्सनल हाइजीन के रिगार्डेड एडवाइस दे दिए। उसके बाद केयर ऑफ टीथ, नेक्स्ट एडवाइस देंगे आप। केयर ऑफ टीथ आपको डेली अप टू डेट, डेली पर डे के अकॉर्डिंग डेली आपको टीथ की भी केयर करनी पड़ेगी, यानी डेली आपको ब्रश भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी डेंटल केरीज वहां पर देखने को नहीं मिले, ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई डेंटल एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है वहां से भी इन्फेक्शन कोज हो जाए, और अगर आपको इन्फेक्शन कोज होगा तो उसका इफेक्ट आपके बेबी पर भी पड़ेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा। चलिए एडवाइस के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिएगा। द यूजुअल केयर आफ्टर द ईटिंग शुड बी कंटिन्यू, अ डेंटल check is advisable and any dental caries should be treated. Use soft brush in this period, यानी इस टाइमिंग में आपको ब्रश अच्छे से करना है, और अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की डेंटल केरीज है तो उसको जल्दी से ट्रीटेड आप करवाए, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट आप करवाए, ऐसी एडवाइस आप लेडी को दे देंगे। और डेली आपको टीथ केयर जरूर प्रोवाइड करनी है ताकि किसी भी टाइप का कोई रिस्क इन्फेक्शन ना हो, किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। उसके अलावा क्या करेंगे सर, उसके अलावा नेक्स्ट एडवाइस करेंगे रेस्ट के रिगार्डेड। उसके अलावा नेक्स्ट एडवाइस करेंगे रेस्ट और स्लीप के रिगार्डेड। रेस्ट कैसे लेनी है, स्लीप कैसे लेनी है, देखिए। द प्रेग्नेंट वुमेन नीड सफिशिएंट रेस्ट, देखिएगा प्रेगनेंसी के अंदर सफिशिएंट रेस्ट की जरूरत पड़ती है, आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। रेस्ट तो जरूरी है, रेस्ट और स्लीप जरूरी है, आराम और नींद जरूरी है, याद रखिएगा। उसके अलावा शी शुड लेस और लाइटली वर्कर, लाइटली वर्कर या लाइटली वर्क, यानी जो लेडी है उसको कम से कम काम करना है और लाइट काम करना है, हल्के हल्के काम करना है। ऐसे नहीं है 5 किलो 10 किलो का वजन उठाकर कहीं ढो रहे हैं, कहीं लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपके रिगार्डेड रिस्क हो सकती है, आपकी बेबी के रिगार्डेड रिस्क हो सकती है। तो बिल्कुल लाइट वर्क आपको करना है और आपकी बॉडी को रेस्ट और स्लीप की जरूरत है इस पीरियड में, तो आप याद रखिएगा, ये एडवाइस आप लेडी को करेंगे। उसके अलावा कुछ पॉइंट यहां मेंशन है, उनको अपन देखते हैं। देखिएगा, शी मस्ट हैव 8 to 10 आवर ऑफ स्लीप एवरी नाइट, लेडी को आप कहेंगे कि आपको डेली नाइट को एटलीस्ट 8 से 10 घंटे सोना है, 8 से 10 घंटे तक तो आपको नॉर्मली सोना ही सोना है नाइट के अंदर, ये आप लेडी को एडवाइस करेंगे। उसके अलावा शी नीड टू टेक शॉर्ट नैप ड्यूरिंग, और लेडी से कहेंगे कि ड्यूरिंग अ डे, यानी दिन के टाइमिंग में आपको शॉर्ट नैप पहनना है, शॉर्ट नैप लेना है, ठीक है। उसके अलावा क्या एडवाइस करेंगे, उसके अलावा एडवाइस हम करेंगे, देखिएगा, उसके अलावा हम एडवाइस करेंगे एज द प्रेगनेंसी एडवांस, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी, द मदर रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंटली शॉर्ट रेस्टिंग ड्यूरिंग डे, यानी जैसे जैसे प्रेगनेंसी क्या होगी, एडवांस होगी, वैसे वैसे लेडी को आप रिक्वायर कर देंगे, आप कहेंगे लेडी को कि आपको जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी वैसे वैसे आपको रेस्ट टाइमिंग में थोड़ा धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है, यानी जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस है वैसे वैसे क्या करना है, आपको आराम की जरूरत पड़ेगी, यानी रेस्ट आपको लेना है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है शी शुड अवॉइड द स्ट्रेनियस वर्क, देखिएगा लेडी से आप कहेंगे शी शुड अवॉइड स्ट्रेनियस वर्क, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको स्ट्रेस मिले। कैरिंग हैवी लोड और वेट, और आपको ज्यादा भारी वर्कलोड आपको भी नहीं करना है। उसके अलावा ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ड्रॉविंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, क्या कहा है मैंने, वजन नहीं ज्यादा उठाना है, ज्यादा वजन आपको नहीं उठाना है, कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ड्रॉविंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, आपको कहीं कुएं से, कहीं बावड़ी से, कहीं ट्यूबवेल से पानी डोना नहीं है, पानी लेने नहीं जाना है लॉन्ग डिस्टेंस पर, आसपास हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना है, आपकी बॉडी को रेस्ट और स्लीप की जरूरत है, ये एडवाइस आप लेडी को करेंगे। उसके अलावा
रेस्ट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। रेस्ट क्या है? अब देखिए, रेस्ट अगर हमें किसी दिन कोई इन्फेक्शन होता है, जनरल कंडीशन की बात बता रहा हूं, अगर हम हैं और हमें किसी दिन इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें भी रेस्ट की जरूरत फील होती है। अब लेडी प्रेग्नेंट हैं तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर, हम उनको एडवाइज करेंगे, बिल्कुल रेस्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, शी शुड नीड एडिक्वेट रेस्ट और रिलैक्सेशन। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ती है, रेस्ट और रिलैक्सेशन की। आगे देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स एंड रिलैक्स द लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड पेल्विक फ्लोर, मेक इट इजियर टू द बेबी टू बी बोर्न। यानी देखिएगा, अगर आप स्टार्टिंग से ही रिलैक्सेशन में हैं, रेस्ट और प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप की कंडीशन में हैं, अगर आप रिलैक्स में हैं तो आपका माइंड रिलैक्स है, और अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आपकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स हैं, आपकी जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो रिलैक्स है, और अगर वो रिलैक्स है तो आपका पेल्विक फ्लोर रिलैक्स है, और अगर वो रिलैक्स है तो बेबी के बर्थ के अंदर भी क्या होगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन कैसे? बेबी का बर्थ भी इजीली हो पाएगा, यानी बेबी की डिलीवरी भी इजीली हो पाएगी। इसीलिए रेस्ट और स्लीप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए याद रखिएगा, ये एडवाइस आपको जरूर करनी है। चलिए, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एडवाइस है आपकी, दैट इज अ फिजिकल वर्क। देखिएगा, फिजिकल वर्क करना जरूरी है या नहीं है। देखिएगा, लेडी कोई भी हो सकती है, लेडी कहीं पर भी हो सकती है, सकता है लेडी कहीं सर्विस करती हो सकता है लेडी कहीं जॉब करती हो सकता है कहीं लेडी कोई भी एनीथिंग जो भी काम होता है वो करती हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या एडवाइस हम करेंगे? क्या वो काम उसको काम करना चाहिए, क्या उसको काम नहीं करना चाहिए? तो देखिएगा, अगर वो कहीं जॉब करती हैं, कहीं काम करती हैं, तो उसको काम से हम नहीं रोकेंगे, वो काम करेगी, लेकिन लाइटली अपने हिसाब से वो काम कर सकती हैं, अपने हिसाब से वो काम कर सकती हैं। और लास्ट के अंदर, जो लास्ट के 8-9 मंथ होते हैं, उसके अंदर उसको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइमिंग में उसको काम बंद कर देना चाहिए। और आप सबको पता है, गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी बना रखी है, गवर्नमेंट ने भी ये रूल बना रखा है कि अगर कोई लेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसको मैटरनिटी लीव दी जाती है, आप सबको याद होगा। इसीलिए लेडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको काम करना है कि नहीं करना है। और लेडी ये भी जानती है मैं ज़्यादा काम करूंगी तो रिस्क हो सकता है, इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, याद रखिएगा। और लास्ट के जो मंथ होते हैं, 2 मंथ 3 मंथ, जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर ज़्यादा आराम की जरूरत होती है, तो उस टाइमिंग में गवर्नमेंट भी अप्रूवल करती है मैटरनिटी लीव पर, इसीलिए याद रखिए। चलिए, एडवाइस अपन कर रहे हैं, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, अ जॉब प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस along with फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। देखिएगा, अगर कोई जॉब करता है, कोई लेडी जॉब करती हैं, अगर आप भी जॉब करते हैं तो आपके माइंड में भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है जॉब करते हैं तो, क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सब कुछ आपके पास है, आप पैसे से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो सेल्फ स्टीम आपको मिलेगी, उससे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपके माइंड को बिल्कुल पीस मिलेगी, यानी शांति मिलेगी। तो वैसे ही कोई लेडी है, अगर वर्कआउट कर रही हैं, कहीं जॉब करती हैं, तो वो आसानी से उसको कर सकती हैं, लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा उसको खुद का और अपने बेबी का। ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना होगा, जो आराम का काम है, रेस्ट का काम है, बैठकर आराम से वो काम कर सकती है। इस तरीके से आप उसको एडवाइस करेंगे। उसके अलावा वोमेन कैन कंटिन्यू वर्किंग इन प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज दे विश एंड एज लॉन्ग एज दे एंड दियर बेबी रिमेन्स वेल। देखिएगा, एक लेडी कंटिन्यू अपना काम कर सकती हैं जब तक कि वो चाहती हैं, जब तक कि वो चाहती हैं कंटिन्यूअसली अपना काम कर सकती हैं, और कुछ टाइम वो काम करेगी, ऑटोमेटिकली उसके माइंड में भी थिंकिंग आती है कि बेबी के लिए ये थोड़ा रेस्ट लेना होगा, थोड़ा कम करना होगा, इसीलिए वो डिपेंड करता है लेडी पर। लेकिन आप एडवाइस करेंगे रेस्ट और स्लीप के रिगार्डेड कि आपको जरूरत है
वर्कआउट कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा वर्क नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको और आपकी बेबी को, आपके फीटस को कोई भी रिस्क उठाना पड़े। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे पॉइंट, और उम्मीद है आप यही एडवाइस आगे जाकर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप भी हैं और आपको भी ये सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी एडवाइस देनी पड़ेगी, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर ऑफ हजार्ड। देखिए फिजिकल वर्क के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लेडी ऐसी जगह पर काम करती हैं, ऐसी जगह पर वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करती हैं जहां पर एक्सपोजर हो केमिकल्स का, जहां एक्सपोजर हो केमिकल्स का, जहां एक्सपोजर हो रेडिएशन का, तो वहां पर लेडी को अपना काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल्स और रेडिएशन हार्मफुल होते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में। आप सबको पता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन कैन कोज एबॉर्शन और मिसकैरेज, आपने पढ़ा होगा। एबॉर्शन के अंदर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा कि रेडिएशन और केमिकल्स हैं, एबॉर्शन और मिसकैरेज करवा सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसी कंडीशन है, कोई हजार्डियस कंडीशन है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको काम को बंद करना पड़ेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू हजार्ड द केमिकल्स, स्मोकी एनवायरमेंट और एक्सेसिव लिफ्टिंग और एक्सरसाइज at least 8 hour rest at night is recommended। देखिएगा मैंने कहा है रेस्ट के अंदर ही कि कम से कम आपको 8 से 10 घंटे तो नींद लेनी ही पड़ेगी रात को, बाकी दिन में भी आपको आराम की जरूरत पड़ती है थोड़े थोड़े टाइमिंग में, तो रात को आप जरूरत पड़ेगी कम से कम 8 घंटे तो आपको नींद लेनी ही पड़ेगी। और अगर ऐसी जगह पर आप काम करते हैं जो आपके लिए हजार्डियस हैं, आपके लिए नुकसानदायक के डेंजरस हैं, उस जगह को आपको काम में नहीं लेना है, उस जगह आपको काम नहीं करना है। जब तक प्रेगनेंसी कंडीशन है तब तक आपको काम में नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर आप केमिकल्स के रूप में केमिकल्स के एक्सपोजर में आएंगे, रेडिएशन के एक्सपोजर में आएंगे। वहां का एनवायरमेंट अगर सही नहीं है, वहां एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग आपको करनी पड़ रही है, एक्सेसिव एक्सरसाइज वहां पर आपकी हो रही है, तो फिर आपको वहां पर काम नहीं करना होगा। आपको काम को छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइमिंग के लिए, ताकि आपके फीटस को, आपके बेबी को कोई रिस्क उठानी ना पड़े और आपको कोई रिस्क उठानी ना पड़े। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे अपन लेडी को एक्सरसाइज के रिगार्डेड। नेक्स्ट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे आप लेडी को एक्सरसाइज के रिगार्डेड। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। और अभी तक आपने जीवन एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे ऐप पर हो, मिशन एजुकेशन आपका ऐप है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सभी कंटेंट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवाइस आप प्रोवाइड करेंगे दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के रिगार्डेड क्या कहेंगे लेडी को? एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है? हाँ करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन लाइट एक्सरसाइज करनी है। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, कम करनी है। कैसे कैसे करनी है आगे अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी शुड बी एनकरेज। एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया जाता है कि लेडी से कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें थ्रू विद एडवांसिंग द जेस्टेशनल फिजिकल कंस्ट्रेंट में लिमिट स्पोर्टिंग एक्टिविटी। देखिएगा एक्सरसाइज की एडवाइस दी जाती है, लेकिन लिमिट की जाती है स्पोर्टिंग एक्टिविटी। स्पोर्टिंग एक्टिविटी को क्या किया जाता है? लिमिट किया जाता है कि ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, लिमिट से करनी है, और लाइट एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एडवाइस आप लेडी को देंगे। लिखा है यहां पर, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, एक्सरसाइज कैन इंप्रूव द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है उसको इंप्रूव करता है कौन? एक्सरसाइज। इसलिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा लोअर ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी के अंदर बीपी का रिस्क भी ज्यादा होता है प्रेगनेंसी कंडीशन में। बीपी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया, ये देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज आपको करना पड़ता है, एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, ताकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में इंप्रूवमेंट हो, और आपके अंदर अगर बीपी का कंप्लेन है तो बीपी भी आपकी लोअर हो जाए। एंड इंप्रूव सेल्फ स्टीम
एंड कॉन्फिडेंस। और एक्सरसाइज आपके अंदर सेल्फ स्टीम को भी इंप्रूव करती हैं और कॉन्फिडेंस भी आपको दिलाती हैं, इसलिए आपको रेस्ट की और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है और आपको करनी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहां पर एक्सरसाइज से रिगार्डेड ही। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर डिस्करेजिंग वेट। आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना है, ऐसी एडवाइस आप देंगे लेडी को। बियरिंग एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, रनिंग एंड कंसंट्रेशन ऑन नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी सच एज स्विमिंग, साइकिलिंग और स्ट्रेचिंग। याद रखिएगा एक्सरसाइज का एडवाइस आप करेंगे लेडी को, ठीक है, लेकिन उससे कहेंगे ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ज्यादा वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है, ज्यादा जॉगिंग आपको नहीं करनी है, ज्यादा रनिंग आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट होना है कि आप नॉन वेट लिफ्टिंग, नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज करें, यानी लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के लिए आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा और आपको नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी रिस्क आपको नहीं उठाना पड़े। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइज हर टू अवॉइड द रिस्की एक्टिविटी सच एज सर्फिंग, माउंटिंग, क्लाइंबिंग एंड स्केटिंग। देखिएगा लेडी को कहेंगे कि अगर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके लिए रिस्की है, तो रिस्की एक्टिविटी को आपको अवॉइड करना होगा। लाइक जैसे कि आप कहाँ माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, माउंटेन पर आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। आप कूद रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप कूद रहे हैं, तो भी आपको नहीं करना है। आप स्केटिंग कर रहे हैं, तो भी आपको नहीं करना है। तो रिस्की एक्टिविटी को आपको अवॉइड करना होगा, केवल हैवी एक्टिविटीज आप कीजिएगा। रेस्ट जरूरी है, ये एडवाइस आप करेंगे, लेकिन लाइट एक्टिविटी आपको करनी है, हैवी एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट एक्टिविटी टू शॉर्टनर या शॉर्टर इंटरवल। आपको एक्टिविटी को लिमिट करना होगा। कुछ टाइमिंग आपने एक्सरसाइज की, फिर आपको रेस्ट लेना होगा, फिर कुछ टाइम एक्सरसाइज की, फिर आपको रेस्ट लेना होगा। इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है 2 घंटे तक कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करें, 2 घंटे तक कंटिन्यू आप घूम रहे हैं, तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसीलिए आपको गैप दे देकर क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन है एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 मिनट। सबसे पहले क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट क्या कर लेना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आप उठे सुबह, अर्ली मॉर्निंग बता रहा हूं आपको, आप सुबह उठे 10 से 15 मिनट आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक आपने क्या कर लिया है, रेस्ट कर लिया है। 2 से 5 मिनट तक आपने क्या कर लिया है, रेस्ट कर लिया है। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, फिर आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, फिर थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट आराम कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से गैप दे देकर आपको क्या करना है, इंटरवल दे देकर क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ताकि कोई भी रिस्क का सामना नहीं करना पड़े, कोई भी रिस्क फेस नहीं करनी पड़े। आगे लिखा हुआ है द एक्सरसाइज शुड बी डिक्रीज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो प्रेगनेंसी की जो प्रोग्रेस है वो भी डिक्रीज होने की संभावना है, और ऐसे कंडीशन में मिसकैरेज भी देखने को मिल सकता है, एबॉर्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, केवल लाइट एक्सरसाइज आपको करनी है, गैप दे देकर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये एडवाइस आप क्या करेंगे, लेडी को देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडवाइस करेंगे कंफर्टेबल क्लोथिंग और शूज। आपको कंफर्टेबल क्लोथ पहनने होंगे, कंफर्टेबल क्लोथ और शूज आपको लेने होंगे। ज्यादा डिस्कंफर्ट यानी कि टाइट क्लोथ्स आपको नहीं पहनने हैं, और हील वाले शूज आपको नहीं पहनने हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हील होती हैं, वो वाले शूज भी, वो वाले स्लीपर भी आपको नहीं लेने हैं। सिंपल स्लीपर आपको लेने हैं और कंफर्टेबल क्लॉथ आपको पहनने होंगे। ये एडवाइस आप क्या करेंगे, लेडी को देंगे। चलिए पॉइंट मेंशन है, देखते हैं क्या क्या एडवाइस यहां पर आपको देनी पड़ेगी। चलिए पहली एडवाइस करेंगे, इट इज
एडवाइजेबल टू वियर द लूज और कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ। क्या करना है, आप लेडी को एडवाइज करेंगे कि आपको वियर करना है लूज क्लॉथ, आपको वियर करना है कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ, नॉट टू टाइट, वो टाइट नहीं होने चाहिए, सच एज ब्लाउज आपको पहनना है, यानी कि एक तरीके से लूज कपड़े आपको पहनने हैं, ज्यादा टाइट आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, ताकि वो आपके लिए रिस्क बन जाए। इसीलिए हम एडवाइज कर रहे हैं, गुड हैबिट आपको बता रहे हैं, वो गुड हैबिट आपको लेनी है, आपको उनको बैड हैबिट में कन्वर्ट नहीं करना है, कोशिश करना है जो आपसे एडवाइस दी जा रही है वही आप करें। इसलिए जो भी एडवाइस आप देंगे बिल्कुल सही एडवाइस आपको देना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपको आगे जाकर करनी पड़ेगी जब आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पोस्टेड होंगे। उसके अलावा क्या कहेंगे सर, उसके अलावा सर हम कहेंगे ब्रेजर विच सपोर्ट द ब्रेस्ट। लेडीज को आप क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे कि आपको ब्रेजर वियर करना है, ब्रेजर पहनना है जो कि आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करे, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइमिंग में आपके ब्रेस्ट के अंदर भी डेवलपमेंट होता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर भी डेवलपमेंट होता है, वहां पर भी जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे ब्रेजर आपको पहनने हैं जो कि आपके ब्रेस्ट को क्या करें, सपोर्ट प्रोवाइड करे। आगे देखिए, ब्रेजर विच सपोर्ट बी ब्रेजर विच सपोर्ट द ब्रेस्ट शुड बी एडवाइज बट मस्ट नॉट बी टू टाइट। ठीक है, याद रखिएगा, सपोर्ट तो प्रोवाइड करें लेकिन याद रखिएगा कि वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। सो एज फ्लैटन द निप्पल बट लिफ्ट द ब्रेस्ट वेल, जो कि आपके अंदर अगर आप टाइट ब्रेजर ले रहे हैं, टाइट ब्रेजर आप पहन रहे हैं तो ब्रेस्ट को तो ठीक है सपोर्ट करेगा, लेकिन हो सकता है उसके अंदर आपकी लिप जो निप्पल है उसके अंदर कोई दिक्कत हो सके। तो ध्यान रहे, बिल्कुल आपको सपोर्टिव क्लॉथ लेने हैं, सपोर्टिव ब्रेजर्स आपको पहनने हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना है लूज और कंफर्टेबल होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का कोई रिस्क जनरेट ना हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, नेक्स्ट पॉइंट है अ सपोर्ट फॉर द एब्डोमन इन सम टाइम रिक्वायर्ड द स्पेशली इन मल्टी ग्रेविडा हु हैज पेंडल्स एब्डोमन, सो द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी एडवाइज टू सपोर्ट हर होल एब्डोमन विद लाइट बेल्ट। देखिएगा, अगर मल्टी ग्रेविडा फीमेल हैं, यानी ऐसी फीमेल हैं जो कि 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उससे आप एडवाइज करेंगे, उसको आप एडवाइज करेंगे कि आप एक लाइट बेल्ट का यूज करें ताकि आपके एब्डोमेन को सपोर्ट मिले। याद रखिएगा, लाइट बेल्ट का यूज करें ताकि आपको एब्डोमेन को सपोर्ट मिले, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है अगर मल्टी ग्रेविडा फीमेल हैं तो। बाकी ज्यादा जरूरी भी नहीं है, पहन भी सकती है, नहीं पहन सकते ऐसा स्पेशली है नहीं कि हाँ नहीं पहनना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एडवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहां तक भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, प्रेग्नेंट शुड अवॉइड हाई हील शूज। देखिएगा, मैंने कहा है हाई हील शूज नहीं पहनने हैं, हाई हील नहीं होनी चाहिए शूज के अंदर, नहीं तो आप फिसल कर गिर भी सकते हैं और आपके लिए रिस्की हो सकता है। उसके अलावा सी शुड वियर फ्लैट शूज, आपको फ्लैट शूज पहनने हैं टू मेंटेन द सेंटर ऑफ बैलेंस एंड टू प्रिवेंट द बैक एक टू सम एक्सटेंट। देखिएगा, अगर हाई हील शूज आप पहन रहे हैं तो उससे 2-3 रिस्क हो सकता है। एक तो आप बैलेंस आपका बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं, तो आपके बेबी के रिगार्डेड रिस्की हो सकता है। दूसरा, अगर आप हाई हील शूज पहन रहे हैं तो उसके रिगार्डेड आपके बॉडी में प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट ऐसे होगा कि हाई शूज आपकी हैं, हाई हील शूज आपकी हैं, तो आपके बैक के अंदर पेन हो सकता है। बैक पेन को मैनेज करने के लिए, बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लैट हील शूज पहनना है, या बिल्कुल फ्लैट शूज आपको पहनने हैं, हाई हील शूज आपको नहीं पहनने हैं। उम्मीद है यहां तक भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक 5 से 7 एडवाइस हम कर चुके हैं लेडी को, और लेडी को भी समझ में आ गई होगी और आप भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
एडवाइज हम डिस्कस करेंगे। 8 नंबर की एडवाइज है, दैट इज स्मोकिंग। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, लेडी को आप बिल्कुल कंप्लीटली कह देंगे कि आपको स्मोकिंग करनी ही नहीं है, आपको स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड ही करना है। अगर अभी तक आप स्मोकिंग कर रहे थे, अगर अभी तक आप इसको स्मोकिंग कर रहे थे, तो अब आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आपको आगे जाकर स्मोकिंग नहीं करनी है। पूरे इस ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी जो ड्यूरेशन है आपका पूरा 9 मंथ, इसके अंदर आपको लैक्टेशन तक कोई भी स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। ऐसी एडवाइस आप लेडी को करेंगे, और अगर आप करते हैं तो आगे जाकर आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। हो सकता है एबॉर्शन हो जाए, हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, हो सकता है कोई भी कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलीज होने को या देखने को मिल सकते फीटस के अंदर, क्योंकि हो सकता है ऐसा हम पढ़ते हैं और ऐसा आगे हम पढ़ेंगे। रिस्क के अंदर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग कंडीशंस, जिसके अंदर हम PIH पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम प्रीक्लेम्सिया पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इक्लेम्सिया पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मोल कंडीशन पढ़ेंगे, मोल प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, उसके अंदर और भी कुछ अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एडवाइज हम करेंगे स्मोकिंग, और स्मोकिंग के रिगार्डेड बिल्कुल आप डिस्करेज कर देंगे। इट शुड बी स्ट्रोंगली, क्या करना है, इट शुड बी स्ट्रोंगली जस्ट अ मिनट, इट शुड बी स्ट्रोंगली डिस्करेज्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल आपको स्मोकिंग नहीं करना है। आगे, द टारगेट शुड बी सीसेशन ऑफ स्मोकिंग, बिल्कुल सीसेशन मतलब एक तरीके से स्टॉप करना, बिल्कुल आपको लेना ही नहीं है स्मोकिंग को। बट इफ नॉट पॉसिबल देन कटिंग डाउन टू एज फ्यू पॉसिबल इज एडवाइजेबल। अगर लेडी कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं स्मोकिंग करती हूं, मैं स्मोकिंग के बिना कैसे रह पाऊंगी, स्मोकिंग तो मैं करती हूँ, आदत बनी हुई है, और एक दिन स्मोकिंग नहीं करूंगी तो उसके रिगार्डेड मेरे अंदर विड्रोल सिम्टम्स आते हैं, तो फिर उसको कहेंगे कि आपको थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी होगी, और स्मोकिंग आप जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं उसको अवॉइड करके उसकी जगह पर आप कुछ न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट आप उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो जब उसको लगे कि हाँ स्मोकिंग करनी चाहिए तब वो उस न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट को काम में ले। अब क्या न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट है, क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या आप लेडी को प्रोवाइड करेंगे, वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आगे। थोड़ी देर सस्पेंस बनाए रखे और कंटिन्यू पढ़ते रहे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहे, पॉजिटिव रहे, सब बताया जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि स्मोकिंग हमें अवॉइड करनी है। आगे लिखा हुआ है यहां पर, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, लिखा हुआ है देखिएगा, स्मोकर्स स्पेशली जो स्मोकिंग करता है उसके अंदर ऐसा माना जाता है 20 डेज, देखिएगा यहां पर लिखा, स्पेशली दोज स्मोकिंग मोर देन 20 डेज, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और उसके मोर देन 20 डेज उसको हो चुके हैं स्मोकिंग करते करते हैव अ स्लाइटली हायर इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज, मिसकैरेज होने के चांसेस उसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं। अगर लेडी स्मोकिंग कर रही है, लेडी स्मोकर हैं और वो मोर देन 20 डेज से क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, तो उसके अंदर चांसेस हो जाते हैं कि उसके अंदर मिसकैरेज देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिल सकता है कि उसके अंदर मिसकैरेज या एबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऐसा रिस्क फैक्टर माना गया है, हमने एबॉर्शन के अंदर पढ़ा है। अगर स्मोकिंग है तो एबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हो ये क्या कहा नहीं जा सकता है कि इस कारण से एबॉर्शन हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिसकैरेज और एबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर स्मोकिंग करते हैं तो। उसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और मेंशन है, इसको और पढ़ते हैं। फर्दरमोर स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द 3-fold इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। देखिएगा कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलीज देखने को मिल सकती हैं फीटस के अंदर, लेडी के बेबी के अंदर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को मिल सकती हैं। अगर लेडी क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, तो लेडी के अंदर ये देखने को मिल सकते हैं क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप्ट, कोई सी भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को मिल सकती है। इसलिए लेडी को कहेंगे कि देख लो, अब सोच लो आपको स्मोकिंग करना है कि नहीं करना है। मेरी एडवाइस है आप स्मोकिंग करना बंद कर दे अभी इस ड्यूरेशन में, तो बाद की आप जाने, बाद की आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी आपको स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके फीटस के अंदर, आपके बेबी के अंदर रिस्क हो सकता है, और हो सकता है आपको भी रिस्क हो जाए।
क्योंकि हो सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन आपको देखने को मिल सके और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप चले जाए, तो आपको स्मोकिंग क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउएवर डज नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म मेंटल और मोटर डेवलपमेंट। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके फीटस के अंदर मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है, यानी मेंटल और मोटर डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको स्मोकिंग करना बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग आपको नहीं करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंचे। और अगर अभी तक जीवन एजुकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो भी जुड़ जाइएगा और प्ले स्टोर से मिशन एजुकेशन ऐप को ओपन कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर भी आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इससे रिगार्डेड सारे बेनिफिट्स आपको ऐप पर देखने को मिलेंगे, ऐप पर आपको बताए गए। लास्टली वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी, कल की वीडियो क्रिसमस डे के दिन, तो उस वीडियो को जरूर विजिट करें। उसके अंदर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें मेंबरशिप लेनी है और किस तरीके से हमें ऐप पर ज्वाइन होना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवाइज हम करेंगे अल्कोहल के रिगार्डेड। अगर लेडी अल्कोहल लेती हैं तो लेडी से आप कहेंगे कि बिल्कुल आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, आपको अल्कोहल नहीं लेना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइमिंग में आपको अल्कोहल की जरूरत नहीं है, आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अंदर, आपके हेल्थ के अंदर, आपके बेबी के अंदर कोई भी कंडीशन देखने को मिल सकती है, कोई भी रिस्क की कंडीशन हो सकती है, इसलिए आप अवॉइड करवाएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, एन एक्सपेक्टेंट मदर शुड बी एडवाइज टू अवॉइड द ड्रिंकिंग अल्कोहल। आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है। एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल इज एंजरियस टू फीटस एंड ऑल्सो टू बी ऑन हेल्थ। लेडी से कहेंगे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको बंद करना पड़ेगा। आप अल्कोहल अभी तक ठीक है आपने लिया है, लेकिन अब आपको नहीं लेना होगा इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेंगे तो वो आपके लिए इंजरीज हो सकती हैं, खतरनाक साबित हो सकती हैं, आपकी खुद की हेल्थ के लिए और आपके फीटस के लिए, आपके बेबी के लिए वो खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, इंजरीज हो सकती हैं, इसलिए आपको बंद करना होगा। ये एडवाइस आप लेडी को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या एडवाइस करेंगे। इट लीड्स टू LBW। देखिएगा LBW कोज कर सकता है। लेडी को आप बताएंगे कि अगर आपने शराब पीना, आपने अल्कोहल लेना बंद नहीं किया है तो आपके अंदर, आपके बेबी के अंदर ये रिस्क हो सकती है। LBW देखने को मिल सकता है, लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे लो बर्थ वेट क्या होता है सर? ऐसा बेबी जिसका वेट 2.5 किलो यानी 2.5 किलो से कम का है एट बर्थ के टाइम में, एट बर्थ इस बेबी की डिलीवरी हुई है, यानी किसी बेबी की डिलीवरी हुई है और उस बेबी का वेट है 2.5 किलो से कम है, यानी 2.5 केजी से कम है, तो उस बेबी को LBW कहेंगे। और ये रिस्क हो सकती है, अगर आपने अल्कोहल लिया तो हो सकता है रिटार्डेशन हो जाए फीटस के अंदर, तो आपको अल्कोहल तो छोड़ना ही पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडवाइस करेंगे आप ब्रेस्ट केयर से रिगार्डेड। नेक्स्ट एडवाइस आप करेंगे, ब्रेस्ट केयर आपको देनी होगी। फीमेल को आप एडवाइस करेंगे कि आपको ब्रेस्ट की केयर प्रोवाइड करनी होगी। ड्यूरिंग बाथिंग आप ब्रेस्ट को केयर प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ब्रेस्ट केयर के रिगार्डेड क्या क्या पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने। देखिएगा, नेक्स्ट एडवाइस है 10 नंबर की एडवाइस है। अभी काफी सारे एडवाइस हम देंगे, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। मैंने कहा है आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के सेशन के अंदर इस यूनिट को अपन फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए, द मदर शुड बी एडवाइज टू क्लीन हर ब्रेस्ट ड्यूरिंग बाथिंग। जब लेडी बाथिंग कर रही हैं तो उस टाइमिंग में लेडी को आपको एडवाइस करना है कि जब आप बाथिंग करते हैं तो उस टाइमिंग में आपको ब्रेस्ट केयर प्रोवाइड करनी है। ब्रेस्ट को क्या करना है? क्लीन करना है। ये एडवाइस आप लेडी को देंगे
जब भी आप बाथिंग करें तो ब्रेस्ट को क्लीन करें। उसके अलावा क्या एडवाइस देंगे, उसके अलावा एडवाइस देंगे इफ द निपल आर द एनाटोमिकली नॉर्मल, अगर एनाटोमिकली आपकी ब्रेस्ट क्या है, नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके रिगार्डेड भी आप केयर प्रोवाइड करेंगे और उसके रिगार्डेड भी आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो अगर आप आपके ब्रेस्ट नॉर्मल है एनाटोमिकली तो आगे देखिएगा इफ द निप्पल और ब्रेस्ट दोनों पर कह सकते हैं, बेसिकली निप्पल के अंदर ही एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, ब्रेस्ट के अंदर नहीं मिलती है। ठीक है, तो निप्पल ब्रेस्ट के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा, ट्यूमर वगैरह देखने को मिलेगा, लंप वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि अपन बीएससी करके आपने पढ़ा होगा, बीएससी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके अंदर पता चल जाता है। तो निप्पल के अंदर अगर कोई एनोमलीज नहीं है यानी नॉर्मल है, एनाटोमिकली नॉर्मल है, देन नथिंग इज टू बी डन, जब आपको कुछ नहीं करना है। ऑर्डिनरी क्लीनलीनेस, बट इफ निप्पल इज रिट्रैक्टेड, निप्पल आर रिट्रैक्टेड, देन करेक्शन शुड बी डन। यानी यहां पर ये पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर निप्पल एनाटोमिकली बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको केवल केयर प्रोवाइड करनी है, क्लीन आपको वो करने हैं। लेकिन अगर निप्पल आर रिट्रैक्टेड, अगर निप्पल में किसी भी प्रकार का कोई रिट्रैक्शन है तो फिर आपको करेक्शन करवाना होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और डॉक्टर उसके रिगार्डेड करेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा क्या केयर प्रोवाइड करेंगे सर, क्या एडवाइस देंगे, उसके अलावा एडवाइस करेंगे सर फॉर दिस मदर एजुकेट अबाउट द निप्पल केयर, और ऐसी लेडी को जो प्रेग्नेंट है आपके पास विजिट के लिए आई है उसको निप्पल केयर के रिगार्डेड भी क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। आगे लिखा हुआ है सी शुड वॉश हर ब्रेस्ट, उसको अपने ब्रेस्ट को वॉश करना होगा विद सोप एंड वाटर। उसको एडवाइस करेंगे अपन लेडी को कि आपको अपने ब्रेस्ट को क्या करना है, वॉश करना है, धोना है, किससे, सोप एंड वाटर से। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है टू टफन द निप्पल, अगर क्या है लेडी से कहेंगे कि अगर निप्पल के अंदर किसी प्रकार का कोई टफ है यानी कि एक हार्डनेस उसके अंदर देखने को मिल रही है, निप्पल के अंदर एक हार्डनेस देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे देखिएगा इट शुड बी मसाज्ड विद सोप एंड वाटर एंड देन रोल देम बिटवीन द फिंगर एंड थंब एंड ड्रॉ देम आउट एवरी डे ड्यूरिंग द लास्ट 2 months। दिस शुड बी डन 3 times in a day। यहां पर ये कहने का मतलब है कि अगर आप लेडी से कहेंगे, यहाँ पे सब कुछ है ना, लेडी से कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि निप्पल के अंदर किसी भी टाइप का कोई टफनेस है यानी हार्डनेस आपको लगता है, देन आपको क्या करना है, उनमें मसाज करनी होगी, इससे सोप एंड वाटर से उन पर मसाज करनी होगी। उसके अलावा रोल करेंगे आप, आपके फिंगर और थंब के बीच में उनको रोल करेंगे एवरी डे, और एक दिन के अंदर एटलीस्ट 3 बार आपको ऐसा एक्टिविटी करनी है ताकि जो निप्पल हार्डनेस आ रही है वो बिल्कुल सही हो जाए और उसको प्रॉपरली सही और मैनेज किया जा सके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन है जिसको अपन देखते हैं। आफ्टर द मसाज आपने किया निप्पल को, मसाज के बाद निप्पल शुड बी ड्राइड, उनको ड्राइड करना है, एंड ऑयल सब्सटेंस अप्लाई टू देम, और आपको क्या करना है देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है आपने निप्पल को क्या किया है, मसाज किया, मसाज करने के बाद उनको आप ड्राई करेंगे, देन आफ्टर आप ऑयल अप्लाई करेंगे, किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, ऑयल को आपको अप्लाई करना है ऑन द निप्पल। देन एडवाइज मदर टू वियर द वेल फिटिंग एंड सपोर्टिव ब्रेजर, और उसके बाद लेडी को कहेंगे कि आपको वियर करना है वेल फिटिंग यानी अच्छी तरीके से फिटेड हुए और सपोर्टिव ब्रेजर्स यानी क्लोथ्स आपको पहनने हैं, और ये एडवाइस आप लेडी को करेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये एडवाइस जरूर करनी है कि ज़्यादा फिटिंग क्लोथ नहीं होनी चाहिए, एक सपोर्टिव क्लोथ आपको लेने हैं, सपोर्टिव क्लोथ ही आपको पहनने होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है ड्रग, और इसके अंदर देखिएगा क्या है ड्रग। मैंने कहा है किसी भी ड्रग का
आपको नहीं लेना है, किसी भी ड्रग को आपको नहीं लेना है, बिना एडवाइस आप किसी भी ड्रग को नहीं लोगे। कोई भी ड्रग आपको लेनी है, कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, कुछ भी आपको लग रहा है साइन एंड सिम्टम्स, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, देन ही आप मेडिसिन को लेंगे, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। अदरवाइज नहीं लेनी है, क्योंकि वो रिस्की हो सकती है, टेरोटोजेनिक इफेक्ट डालती है। काफी सारी ड्रग ऐसी होती है जो कि टेरोटोजेनिक इफेक्ट डालती हैं फीटस पर। चलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग है, कैसे आपको एडवाइज करेंगे। लिखा हुआ है द मदर शुड बी एडवाइज नॉट टू बी टेक एनी मेडिसिन अनलेस इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है तो ऐसी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, ऐसी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की हो। अपने खुद से आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। ऐसे आप लेडी को क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे। उसके अलावा एज फार एज पॉसिबल मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड फॉर द फर्स्ट 3 months अनलेस वेरी असेंशियल। यानी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको मेडिसिन को अवॉइड करना होगा। जब तक पॉसिबल है मेडिसिन को अवॉइड करना होगा और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको मेडिसिन लेना होगा। विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आपको क्या नहीं करना है, मेडिसिन नहीं लेना है सर। ऐसी एडवाइस हम क्या कर देंगे, लेडी को दे देंगे। चलिए और क्या देंगे, द मदर मस्ट इन्फॉर्म टू द डॉक्टर अबाउट द प्रेगनेंसी व्हेन सीकिंग एनी ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर और हेल्थ केयर पर्सनल। यानी जब लेडी डॉक्टर के पास आती हैं, आप एडवाइस करें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पता चला है कि प्रेगनेंसी है, तो अगर उस टाइमिंग में आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपको डॉक्टर को बताना होगा कि सर मैं ये ट्रीटमेंट पहले से ले रही हूं और इसको बंद करना है या कंटिन्यू रखना है, आप देख लीजिएगा। तो फिर जो भी डॉक्टर का अप्रोप्रिएट एडवाइस हो वो आप कीजिएगा। यानी आपको जो एडवाइस है वो इस तरीके से बता देनी है लेडी को कि ऐसी कंडीशन हो तो बता दीजिएगा। अगर कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो बता दीजिएगा। अगर लगेगा मुझे कि हाँ ट्रीटमेंट जरूरी है, लेना ही पड़ेगा, तो आपको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे। और क्या करेंगे, और करेंगे, लिखा है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, द यूज ऑफ ड्रग दैट आर नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल शुड बी डिस्करेज्ड। देखिए अगर ड्रग जरूरी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है कि नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे कि बीपी वगैरह की मेडिसिन होती हैं उनको लेना ही पड़ता है, तो बिल्कुल जरूरी है कि हाँ इस मेडिसिन के बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर एडवाइस आपको नहीं लेनी है। ये भी आपको क्या करनी है, एडवाइस देनी है। किसको, लेडी को। उम्मीद है यहां तक की एडवाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एडवाइस है 12 नंबर एडवाइस है, दैट इज रेडिएशन। देखिएगा रेडिएशन के रिगार्डेड मैंने आपसे कहा है कि रेडिएशन प्रेगनेंसी के अंदर डेंजरस हो सकती है, इसीलिए रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोजर आपको नहीं रखना है, ज्यादा आपको एक्सरे वगैरह नहीं करवाने हैं और ज्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं जाना है जहां रेडिएशन एक्सपोजर हो सके, क्योंकि ये आगे जाकर एबॉर्शन और मिसकैरेज कोज करवा सकते हैं, क्योंकि ये काफी रिस्की होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। इसलिए रेडिएशन के रिगार्डेड आप एडवाइस करेंगे लेडी को। क्या एडवाइस करेंगे, देखिएगा, एक्सपोजर टू रेडिएशन इज पॉजिटिव डेंजरस टू दी डेवलप फीटस। फीटस के लिए काफी डेंजरस हो सकता है, इसलिए इससे एक्सपोज आपको नहीं करना है। उसके अलावा क्या नहीं करना है, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन इज एब्डोमिनल एक्सरे। जितने भी एक्सरे होते हैं वो सारे मोस्ट कॉमन रिस्क माने जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर रेडिएशन एक्सपोजर के। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर रेडिएशन एक्सपोजर को अवॉइड किया जाता है, एक्सरे नहीं करवाए जाते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ी ही गई है कि हाँ अब तो करवाना ही पड़ेगा, तो ही एक्सरे करवाए जाते हैं, अदरवाइज एक्सरे को यहां पर अवॉइड किया जाता है। उसके अलावा हैंस एक्सरे एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी शुड बी कैरिड आउट ओनली फॉर डेफिनेट इंडिकेशन।
कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन के रिगार्डेड ही एक्सरे करवाए जाते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में, अदरवाइज नहीं करवाए जाते हैं, अदरवाइज इनको अवॉइड किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सरे और रेडिएशन से एक्सपोजर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फीटस के लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवाइस हम प्रोवाइड करेंगे फीटस को, लेडी को नेक्स्ट एडवाइस, लेडी को अपन एडवाइस प्रोवाइड करें। एंटीनेटल विजिट पर आप हैं, एंटीनेटल विजिट पर आपके पास लेडी आई हैं और आप एंटीनेटल एडवाइस आप किसको दे रहे हैं? फीमेल को दे रहे हैं। तो नेक्स्ट एडवाइस है आपकी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। देखिएगा ये भी काफी रिस्की फैक्टर हैं, ये भी काफी रिस्की हैं, इसलिए इसके रिगार्डेड भी एडवाइस आपको देनी होगी। लेडी को कहना होगा कि कोशिश ये करनी है किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन और इलनेस आपके अंदर नहीं हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन आपको होगा, इलनेस आपको होगी, तो उसका इफेक्ट आपके बेबी को भी होगा। इसलिए इन्फेक्शन और इलनेस से प्रिवेंट रखना है, इन्फेक्शन और इलनेस से प्रिवेंशन आपको रखना है। चलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्निफिकेंट मोर्बिडिटी और मोर्बिलिटी। मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी क्या है? मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो आपको इन्फेक्शन से बचना होगा। प्रेगनेंसी कंडीशन में अगर इन्फेक्शन है तो वो कोज कर सकता है मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को, इसलिए आपको प्रिवेंशन रखना होगा किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। उसके अलावा सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन लास्ट अ लाइफ टाइम, यानी एक तरीके से आपको कुल मिला के यही कहना है कि इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंशन रखना होगा। उसके अलावा एजुकेट या एजुकेशन एंड काउंसलिंग आर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शंस के रिगार्डेड एजुकेशन और काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। फीमेल आपके पास एंटीनेटल विजिट पर आई है, एएनसी पर आई है, तो आपको क्या करना होगा? लेडी को एजुकेट करना होगा, काउंसलिंग करनी होगी, लेडी को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होगी, एडवाइस प्रोवाइड करनी होगी कि आपको कोशिश ये रखनी है कि किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन ना हो, मैटरनल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर मैटरनल इन्फेक्शन हो गया तो वो रिस्की हो सकता है आपके लिए, आपके बेबी के लिए, आपके प्रेगनेंसी के लिए। आगे लिखा हुआ है एडोलसेंट मदर आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ अर्लियर पार्टनर। जो एडोलसेंट्स मदर्स होती हैं उनके अंदर ये रिस्क ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्लियर पार्टनर्स होते हैं, इसलिए ये रिस्क जनरली देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है एन एक्सपेक्टेंट मदर must be instructed to protect herself from the risk of any infection, especially measles, German measles, syphilis, because these infection can cause the spontaneous abortion, malformation, mental retardation, stillbirth और perinatal death। तो जो भी लेडी हैं उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करेंगे, एडवाइज करेंगे कि इन्फेक्शन से खुद को बचाना है, इन्फेक्शन से खुद को बचाना है, और स्पेशली 2-3 इन्फेक्शन है उनसे तो बचाना ही बचाना है। लाइक मीजल्स इन्फेक्शन से आपको बचाना है, लाइक आपको मीजल्स से बचाना है, लाइक आपको जर्मन मीजल्स जिसको रूबियोला कहा जाता है उससे बचाना है, लाइक आपको सिफिलिस से बचाना है, खुद को प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करना है, प्रिवेंशन रखना होगा इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये कोज कर सकते हैं। दीज इन्फेक्शन कैन कोज स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन ये कोज करवा सकते हैं। उसके अलावा मालफॉर्मेशन ये कोज करवा सकते हैं, मालफॉर्मेशन ये कोज करवा सकते हैं, अबॉर्शन कोज करवा सकते हैं, एमआर मेंटल रिटार्डेशन कोज करवा सकते हैं, स्टिल बर्थ कोज करवा सकते हैं, और पेरिनेटल डेथ भी कोज करवा सकते हैं। फीमेल यानी लेडी और फीटस दोनों को इसी कंडीशन में रिस्क होता है, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रिवेंशन आपको रखना होगा इन्फेक्शन के रिगार्डेड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और मेंशन है द चाइल्ड में डेवलप कॉन्जेनाइटल
सिफिलिस, यानी चाइल्ड के अंदर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस देखने को मिल सकता है। अगर किसी लेडी को ऑलरेडी सिफिलिस है, सिफिलिस अगर कोई लेडी को ऑलरेडी है तो उसके फीटस को और उसके चाइल्ड को जब बेबी डिलीवर्ड होगा तो उसके अंदर सिफिलिस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है, द चाइल्ड में डेवलप द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस इफ द मदर इज फाउंड हैविंग अ सिफिलिस, शी must get herself treated by the trained healthcare personnel, especially from the health center और हॉस्पिटल। देखिएगा पॉइंट ये है, ये आपको एडवाइस करनी है। क्या एडवाइस करनी है कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहना है, इन्फेक्शन से खुद को बचाना है ताकि किसी भी टाइप का कोई कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन देखने को ना मिले बेबी के अंदर। और स्पेशली सिफिलिस देखने को मिल सकता है अगर किसी लेडी को सिफिलिस ऑलरेडी है तो। और अगर किसी लेडी को सिफिलिस है तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, हेल्थ केयर पर्सनल से कांटेक्ट कर लेना चाहिए और हेल्थ केयर पर्सनल को बता देना चाहिए कि मुझे सिफिलिस है, क्या मेरे बेबी के लिए ये रिस्की हो सकता है। और वो डॉक्टर कहेगा कि हाँ रिस्की तो हो सकता है लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ऐसे एडवाइस करेंगे कि लेडी अगर ऐसा लगता है लेडी को कि कोई इन्फेक्शन मुझे है तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जाकर हेल्थ केयर पर्सनल से कंसल्ट कर सकती है कि ऐसा है, क्या करना चाहिए। तो ये सारी एडवाइस हम लेडी को देंगे, ये सारी एडवाइस हम लेडी को प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा क्या एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा नेक्स्ट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे जो कि है सेक्सुअल एक्टिविटी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप लेडी को एडवाइज करेंगे। तो हम कहेंगे कि ऐसा कर सकते हैं, ये एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ध्यान रहे फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको नहीं करना है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं करना है। देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर, द मदर शुड बी एडवाइज टू अवॉइड द कोइटस एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 3 मंथ, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या नहीं करना है, कोइटस एक्टिविटी नहीं करना है। बाकी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप कर सकते हैं, कोई रिस्क वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन हम यही एडवाइज करेंगे कि पूरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एडवाइज यही करेंगे कि आपको सेक्सुअली और कोइटस एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द फर्स्ट 3 मंथ इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अबॉर्शन। अगर फर्स्ट 3 मंथ में आपने कोइटस एक्टिविटी की तो वो रिस्की हो सकता है कि आपके अंदर अबॉर्शन कोज हो जाए, आपके अंदर क्या हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, इसलिए आपको कोइटस एक्टिविटी को अवॉइड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और मेंशन यहां पर है, द रिस्क ऑफ अबॉर्शन इज मोर इन द मदर्स हु हैव द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। अगर किसी लेडी के अंदर ऑलरेडी अबॉर्शन है तो उसके अंदर नेक्स्ट अबॉर्शन हो सकता है। इन लेट प्रेगनेंसी इज इट प्रीडिस्पोज टू द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के कारण से अबॉर्शन हो सकता है, कोइटस एक्टिविटी के कारण भी अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए कोइटस एक्टिविटी को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आई थिंक यहां तक जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अभी तक जो भी एडवाइस हमने दी आप लेडी को ये एडवाइस दे सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट अपन इस सेशन को कंटिन्यू आगे करते हैं और नेक्स्ट एडवाइस आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर क्लास हर सेशन आप तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, नेक्स्ट एडवाइस यहां पर है, दैट इज अ ट्रेवल। ट्रेवल के रिगार्डेड भी आप लेडी को एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। ट्रेवल करना है कि नहीं करना है, लेडी से कहेंगे कि ट्रेवल करना है कि नहीं करना है, ऐसा कहेंगे नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि आपको ट्रेवलिंग को अवॉइड करना है।
यानी इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको ट्रेवल नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो करनी पड़ेगी, जरूरी है, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके रिगार्डेड आपको प्रिवेंशन रखने होंगे, उसके रिगार्डेड आपको मेजर्स काम में लेने होंगे, उसके रिगार्डेड आपको मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए पॉइंट के अंदर मेंशन है, क्या पॉइंट है, पॉइंट के अंदर क्या मेंशन है समझने की कोशिश कीजिएगा। द मदर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड द ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 एंड लास्ट 2 मंथ। फर्स्ट 3 और लास्ट 2 मंथ, इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना पड़ेगा पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ आपको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, और लास्ट के 2 मंथ आपको अवॉइड करना होगा। किसको? ट्रेवल को बिल्कुल अवॉइड करना होगा, लेकिन बिल्कुल जरूरत है कि नहीं हमें तो करना ही पड़ेगा, ऐसी ही कंडीशन है तो फिर कर सकते हैं, लेकिन उसके रिगार्डेड मेजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मदर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड द ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, स्पेशली लॉन्ग और टेडियस जर्नी। आपको लॉन्ग यानी लंबी डिस्टेंस पर ट्रेवल नहीं करना है, और टेडियस एक तरीके से कह सकते हैं अपन थकान वाली, खतरनाक, डेंजरस जर्नी आपको नहीं करनी है, जिसमें आपको थकान महसूस हो, जिसमें क्या हो, टेडियस जर्नी आपको नहीं करनी है। टेडियस मतलब होता है एक तरीके से थकान वाली जर्नी, जिसमें अब लॉन्ग डिस्टेंस पर आप जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी आप करते हैं तो थकान तो होती ही होती है। तो ध्यान रहे आपको अवॉइड करना हुआ ट्रेवल को फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 2 मंथ। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं जरूरी है, कोई अर्जेंट ही है, जाना ही पड़ेगा, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके रिगार्डेड प्रिवेंशन रखना पड़ेगा, जो कि इस पॉइंट के अंदर मेंशन है। इफ ट्रेवलिंग फॉर अ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, पीरियड ऑफ एक्टिविटी एंड रेस्ट शुड बी शेड्यूल। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा और लॉन्ग डिस्टेंस पर आप जा रहे हो, तो पहले से आपको जितने भी एक्टिविटी है, जितने भी रेस्ट पीरियड है, उनको शेड्यूल करना पड़ेगा कि हम पूरे रास्ते में क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कहां पर किस तरीके से कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल आपको करना होगा, मेजर्स आपको लेने होंगे। वाइल सिटिंग द वुमेन कैन प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। लेडी अब सिटिंग पोजीशन में है तो उससे कहेंगे, उसको प्रैक्टिस करवानी होगी कि वो बैठी बैठी क्या करे, डीप ब्रीथिंग करे। उसके अलावा फुट साइकिलिंग करे, फुट बैठी बैठी फुट को क्या करे, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे साइकिलिंग करे। एंड अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन या रिलैक्सिंग डिफरेंट मसल्स ग्रुप, यानी अपने हाथ पैरों को यानी बॉडी को एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करनी है, एक लाइट एक्सरसाइज वहां पर आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा फटीग शुड बी अवॉइड, अगर फटीग हो रहा है तो उसको अवॉइड करना हो, उसके रिगार्डेड आपको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन, प्रॉपर्ली डाइट आपको लेनी होगी। अगर इस तरीके से मेजर करके आप ट्रेवल करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी में यही है कि कोशिश करें कि अवॉइड ही करना चाहिए, अवॉइड ही करनी चाहिए ट्रेवल। अगर फिर जरूरत ही है तो फिर कुछ मेजर्स के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। और उम्मीद है यहां तक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडवाइस आप करेंगे लेडी को, लेडी अभी आपके पास बैठी हैं और आप लेडी को एडवाइस दे रहे हैं, तो नेक्स्ट एडवाइस आप करेंगे दैट इज द रिपोर्टिंग ऑफ आउटवर्ड साइन और सिम्टम्स, या फिर कह सकते हैं डेंजरस साइन ऑफ सिम्टम्स। इसको हटा दीजिएगा, डेंजरस साइन सिम्टम्स। अगर प्रेगनेंसी कंडीशन है और उसमें कुछ डेंजरस साइन देखने को मिलते हैं, कुछ साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उनको तुरंत क्या करना है, अगर आप घर पे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जाना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर जाना है, और डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या हेल्थ केयर पर्सनल को आपको बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, बताइए क्या करें। ऐसी एडवाइस आप लेडी को देंगे कि वो तुरंत क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे हेल्थ केयर पर्सनल पर, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है, इसलिए उसको ये एडवाइस आप दे रहे हैं। लिखा हुआ यहां पर द एक्सपेक्टेंट वुमेन मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट द हेल्थ केयर पर्सनल
द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स, अगर जो फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं, जो साइन एंड सिम्टम आप लेडी को बताएंगे, अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो तुरंत आप क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या हेल्थ केयर पर्सनल से आप कांटेक्ट करेंगे। क्या क्या साइन, पहला साइन है अनयूजुअल पेन, अपने आप बैठे बैठे पेन होने लगा है। अगर आपको अपने आप बैठे बैठे पेन होने लग जाता है तो फिर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से पर वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा स्वेलिंग इन फीट, अपने पैरों के अंदर अगर स्वेलिंग आ रही है तो भी आपको एडवाइज करना होगा। उसके अलावा हैंड एंड फेस के अंदर भी अगर स्वेलिंग आ रही है तो भी आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अंदर जाना होगा, ये आप ध्यान रखिए। उसके अलावा क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं, उसके अलावा हेडेक आपको अगर हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, डिजीनेस आपको हो रही है, ब्लर विजन आपको हो रहा है एट टाइम, दीज सिम्टम्स इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ये सिम्टम्स यानी हेडेक आपको होने लगा है, डिजीनेस आपको होने लगा है और ब्लर विजन आपको होने लगा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर बीपी बढ़ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि आपको बीपी कंप्लेन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपके अंदर हो सकता है, इसीलिए ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और इनको देखने के लिए आपको टाइमली क्या कर लेना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में चले जाना है और हेल्थ केयर पर्सनल से कॉन्टेक्ट करना है कि मेरे अंदर ये हो रहा है। वो जाने के बाद आपसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपकी बीपी मेजर करेगा और आपको बता देगा, अगर बीपी होगा तो बता देगा, अगर नहीं होगा तो आपसे एजुकेशन प्रोवाइड करके आपको और कहेंगे कि जाओ आराम करो। ये सारी जानकारी आप किसको दे रहे हैं, लेडी को दे रहे हैं, लेडी आपके सामने बैठी है, एज आप सपोज करना है आपको, तब जाके अच्छी से आपको याद रहेंगे। उसके अलावा अगर लेडी को हाई फीवर है, लेडी को हाई फीवर है तब भी आपको क्या करना है, हेल्थ केयर पर्सनल के पास कांटेक्ट करना है, ये सब लेडी को आप बता रहे हैं। उसके अलावा बेबीज मोमेंट नॉट फील, अगर बेबी मोमेंट फीटल मोमेंट सो नहीं हो रहा है, फीटल मोमेंट फील नहीं हो रहा है, तब भी आप क्या करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी में विजिट करेंगे। उसके अलावा एनी अदर साइन और सिम्टम्स विच एसोसिएटेड विद अनयूजुअल, अगर आपको लगता है कोई अनयूजुअल साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तब भी आपको क्या करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी को रिपोर्ट करना है, हेल्थ केयर पर्सनल के पास जाना है और उसको बताना है कि ये कंडीशन हो रही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट केयर प्रोवाइड करेंगे आप, नेक्स्ट एडवाइस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड आप कर रहे हैं और एंटीनेटल केयर हम पढ़ रहे हैं। याद होगा आपको टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, मैटरनल हेल्थ, उसके अंदर एंटीनेटल केयर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है एंटीनेटल विजिट, और ये सारे विजिट एंटीनेटल एडवाइस हमारी चल रही है और एंटीनेटल एडवाइस के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने 15 से 16 करीब एडवाइस दे दिए लेडी को और लेडी ने एडवाइस ले लिए और लेडी को समझ में आ गई है। नेक्स्ट एडवाइस आप देंगे चाइल्ड केयर के रिगार्डेड, चाइल्ड केयर आप प्रोवाइड करेंगे लेडी को, कैसे कि आपको लेडी को क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है वो बतानी है। चाइल्ड को जब बर्थ होगा तो क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है और डिलीवरी से संबंधित सारी जानकारी, सारी एडवाइस आप लेडी को दे रहे हैं। देखिएगा, द मदर शुड एजुकेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर से रिगार्डेड लेडी को एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ये सब कुछ क्या है, एंटीनेटल केयर के अंदर ही बता रहे हैं आप, ठीक है, एंटीनेटल एडवाइस आप दे रहे हैं। उसके अलावा मदर क्राफ्ट, यानी मदर को लर्निंग क्लासेस लेनी होगी, मदर को सिखाना पड़ेगा, आपको लर्निंग करवाना पड़ेगा, यानी क्राफ्ट क्लासेस कैन बी अरेंज इफ पॉसिबल टू ट्रेन द मदर रिगार्डिंग द केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बियरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, growth and development of child, clothing, immunization, care during a minor alignment एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये सभी के बारे में लेडी को आप एजुकेट करेंगे, लेडी को आप सिखाएंगे, लेडी को आप बताएंगे और जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा में लेडी को बुलाकर ये सारी एडवाइस आप देंगे। क्या क्या प्रेगनेंसी के अंदर जितने भी कंडीशन है उनके बारे में बताएंगे, चाइल्ड बियरिंग के बारे में बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, वीनिंग के बारे में बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वीनिंग कब करना चाहिए,
चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में बताएंगे, क्लोथिंग कैसे करवानी है, इम्यूनाइजेशन क्या क्या करवाना है, कैसे कैसे करवाना है, माइनर अलाइनमेंट हो जाते हैं अगर फिटस को कोई कंडीशन आ जाती है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और फैमिली प्लानिंग के रिगार्डेड लेडी को आप एडवाइज करेंगे। तो ये सारे एडवाइज आप लेडी को प्रोवाइड करेंगे, सारी एडवाइज आप लेडी को देंगे। उसके अलावा क्या देंगे, मदर अटेंडिंग द एंटीनेटल क्लिनिक, मदर से कहेंगे कि आपको एंटीनेटल क्लिनिक पर क्या करना है, अटेंडेंट करना है यानी अटेंड होना है। मस्ट बी गिवन मदर क्राफ्ट एजुकेशन यानी लर्निंग एजुकेशन उनको देंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल एजुकेशन कंसिस्ट होगा। हाइजीनिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाइल्ड बर्थ के रिगार्डेड प्रिपरेशन के रिगार्डेड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह जो मेथड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे लेडी को। उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप चाइल्ड केयर के रिगार्डेड लेडी को आप एजुकेट करेंगे, लेडी को एडवाइज प्रोवाइड करेंगे। अब है नेक्स्ट एडवाइज प्रोवाइड करेंगे लेडी को, दैट इज अ फैमिली प्लानिंग एडवाइज प्रोवाइड करेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए या फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या क्या आएगा सर फैमिली प्लानिंग के अंदर सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ से मतलब पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स आ जाते हैं, फैमिली नॉर्म आ जाता है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डेड स्पेसिंग मेथड्स आ जाते हैं, उसके अलावा परप्यूरल स्टेरिलाइजेशन आ जाता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस आ जाते हैं। सबके बारे में फीमेल को और फैमिली को और उस लेडी को एडवाइज आप करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फैमिली प्लानिंग इज रिलेटेड टू एवरी फेज ऑफ मैटरनिटी साइकिल, मैटरनिटी की हर साइकिल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एजुकेशनल मोटिवेशनल एफर्ट मस्ट बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड, यानी मोटिवेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करना है आपको लेडी को ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड के अंदर। इफ द मदर हैज 2 और मोर देन चिल्ड्रन शी शुड बी मोटिवेटेड फॉर द परप्यूरल स्टेरिलाइजेशन, अगर लेडी को ऑलरेडी 2 से 3 चिल्ड्रन पहले से ही हैं तो लेडी को आप एडवाइज करेंगे कि आप परप्यूरल स्टेरिलाइजेशन करवा लें। उसके अलावा द मदर शुड बी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म, और स्मॉल फैमिली नॉर्म के बारे में भी बताएंगे लेडी को। उसके अलावा स्पेसिंग मेथड, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताएंगे कि कितना गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में, चिल्ड्रन के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो बताएंगे। और इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड्स इंक्लूड इन अपेंडिक्स, वो कि आप कहीं हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फैमिली प्लानिंग के रिगार्डेड तो कंप्लीटली वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर इतना ही याद रखें कि लेडी को एजुकेशन देना है, मोटिवेशन देना है किसके रिगार्डेड, अगर लेडी को 2 से 3 चिल्ड्रन पहले से ही हैं तो लेडी से कहेंगे कि आपको परप्यूरल स्टेरिलाइजेशन करवा लेना चाहिए। उसके अलावा लेडी को स्मॉल फैमिली नॉर्म के बारे में बताएंगे, उसके अलावा स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताएंगे कि कितना गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग के रिगार्ड जितने भी मेथड हैं उनके बारे में बताएंगे। और फैमिली प्लानिंग अलग से एक टॉपिक है, अलग से एक चैप्टर है आपकी इस सिलेबस के अंदर, तो उसको अलग से अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, अभी तक जो भी पढ़ाया आपको वो कंप्लीटली आपको समझ में बैठ गया होगा। तो कंप्लीट एडवाइस मैंने आपको बता दी एंटीनेटल केयर के रिगार्डेड। एंटीनेटल एडवाइस 17 से 18 एडवाइस हमने लेडी को दी, और अगर 17 से 18 जो एडवाइस आपको बताई है वो आपको लेडी को दी आपने, अगर आपने लेडी को दी तो लेडी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएगी हमें क्या करना होगा, और लेडी खुद का और अपने फीटस का, अपने बेबी का अच्छे से केयर करेगी और बिल्कुल सेफ डिलीवरी उसके अंदर होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली अभी तो एग्जाम देना है लेकिन बाद में यही सब कुछ करना है, इसलिए अच्छे से याद रखना है। अगर भूल भी जाते हैं तो क्लास को वापस से देख सकते हैं और नोट्स अपने प्रिपेयर करें। और इन सबका ये जो भी पीडीएफ है उन सबका एक्सेस मैंने मिशन एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल करवा रखा है, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि
सभी तक ये पहुंच जाए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीनेटल एडवाइस के बाद हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन। अगर एंटीनेटल विजिट की बात चल रही है, एंटीनेटल विजिट के अंदर ये आपको याद रखना है, तो कुछ स्क्रीनिंग भी करवाई जाते हैं एंटीनेटल टाइमिंग में ही। एंटीनेटल पीरियड के अंदर ही कुछ स्क्रीनिंग करवाई जाते हैं स्पेशल पर्पज से, तो वो नीचे दिए हुए हैं, इनको अपन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल एनलिस्ट करेंगे। बाकी डिटेल से अपन सबका अलग अलग टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है, सबको डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। तो स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डेड हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? तो हमें करवानी चाहिए डायबिटीज के रिगार्डेड, जेस्टेशनल डायबिटीज के रूप में हमें इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, यानी शुगर वगैरह आपको चेक करवानी है। उसके अलावा टिटनस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना है, उसके रिगार्डेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकता है। उसके अलावा रुबेला हो सकता है। उसके अलावा HIV के रिगार्डेड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। HIV के रिगार्डेड याद रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए तो किसके रिगार्डेड स्पेशली स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो HIV और सिफिलिस के रिगार्डेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो HIV के रिगार्डेड। उसके अलावा हेपेटाइटिस B के रिगार्डेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके अलावा सिफिलिस के रिगार्डेड स्क्रीनिंग यहां पर होनी चाहिए। उसके अलावा जर्मन मीजल्स यानी रूबियोला के रिगार्डेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके अलावा RH स्टेटस देखना चाहिए, RS स्टेटस के रिगार्डेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके अलावा प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए। और उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या आपको देखना है, तो उम्मीद है ये स्क्रीनिंग आपको याद रहेगी। स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन लिस्ट आउट किया है केवल मैंने इनको, और डिटेल से हम जैसे जैसे ये टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है लिस्ट आउट आपको याद रहेगा। और स्पेशली अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो केवल शॉर्ट नोट्स पे ये क्वेश्चन आएगा कि स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन इन एंटीनेटल पीरियड, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक यहां पर बचा हुआ है, इसको अपन देख लेते हैं, फिर सेशन को अपन एंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जनरली मानी जाती हैं वो है GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सिफिलिस देखने को मिल सकती है। उसके अलावा PIH देखने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एनीमिया देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा अदर जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती हैं, जिनको अपन डिस्कस करेंगे आगे अपने सिलेबस के अंदर हैं, तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। केवल 1 2 5 नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिल सकती है। किसके अंदर? प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कंडीशन आपके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये सब कुछ आप लेडी को बता देंगे। अगर इनके रिगार्डेड कोई भी रिस्क लगता है तो लेडी को आप एजुकेट कर देंगे ताकि वो समझ जाए। और लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज अटेंशन, दैट इज इंटरवेंशन। दैट इज क्या है? इंटरवेंशन क्या है याद रखेगा, ये PDF के अंदर मेंशन नहीं है। इंटरवेंशन या एंटीनेटल इंटरवेंशन अपन कहेंगे, एंटीनेटल इंटरवेंशन अपन कह देंगे। तो क्या क्या इंटरवेंशन देंगे? सबसे पहला इंटरवेंशन आयरन एंड फोलिक एसिड के रिगार्डेड, आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट के रिगार्डेड आप इंटरवेंशन देंगे। जो भी आयरन और फोलिक एसिड की सप्लीमेंट हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं इनिशियली, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आयरन और सप्लीमेंट के रिगार्डेड क्या करवाए जाते हैं? इंटरवेंशन किए जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा सेकंड अगर बात करें तो टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी जरूरी है। ये भी कब करवाए जाते हैं? एंटीनेटल केयर के अंदर ही करवाए जाते हैं, यानी एंटीनेटल इंटरवेंशन अपन देख रहे हैं। उसके अलावा मलेरिया के रिगार्डेड, मलेरिया के रिगार्डेड प्रिवेंशन ये भी जनरली देखने को मिल सकता है, तो इसके रिगार्डेड भी आप इंटरवेंशन करेंगे। उसके
उसके अलावा क्या करेंगे सर, उसके अलावा माइक्रो बर्थ प्लानिंग, उसके अलावा माइक्रो बर्थ प्लानिंग, यानी लेडी को आप बताएंगे कि आपकी डिलीवरी यानी बर्थ कैसे होगी, यानी एक माइक्रो प्लान सेट करेंगे, माइक्रो प्लान बनाएंगे और लेडी को एजुकेट करेंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे एक माइक्रो प्लान उसको बताएंगे, लेडी को बताएंगे और उसके बारे में लेडी को बता देंगे सब कुछ कि आपकी एडीडी, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इतनी है, और जैसे ही आपको इस डेट के अराउंड आसपास एक वीक पहले या 2 वीक पहले अगर आपको पेन होता है, अगर कोई भी कंडीशन ऐसी लगती है, तो आप तुरंत कहाँ जाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएंगे और वहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे। और अगर डॉक्टर कहता है कि यार नहीं आपको डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, तो एडमिट भी करवाया जा सकता है, एडमिट भी आपको होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लेडी को एजुकेट कर देंगे। और उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक की सारी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था एंटीनेटल केयर, और ये यूनिट आपकी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग से पढ़ा एंटीनेटल केयर क्या होती है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पढ़ा, फंडल हाइट वगैरह देखी, ग्रीफ वगैरह देखी, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट हमने देखे, उसके बाद एंटीनेटल एडवाइस हमने देखी, एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल विजिट हमने देखे, उसके बाद एंटीनेटल एडवाइस हमने देखी, और एंटीनेटल एडवाइस काफ़ी सारी एंटीनेटल के एडवाइस हमने देखी, लगभग 17 से 18 एडवाइस हमने देखी। उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डेड क्या देखा, स्क्रीनिंग देखी, और उसके बाद फाइनली हमने इंटरवेंशन देखे, यानी एंटीनेटल इंटरवेंशन हमने देखे कि ये इंटरवेंशन हो सकते हैं। और उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आप तक पहुंचे और सभी क्लासेस का अच्छे से आप बेनिफिट उठा सके, अच्छे से आप पढ़ सके।